हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। यूपीपीसीएस मेंस एग्जाम में समान हिंदी का एक पेपर होता है 150 नंबर का, आप सभी को मालूम होगा। और 150 नंबर का होता है, तो ये जो पूरा पाठ्यक्रम है मैं इसे कंप्लीट करवाऊंगा। कुल 5 टॉपिक हैं, राइट। आप जो 5 टॉपिक स्क्रीन पे देख रहे होंगे समान हिंदी का, अभी मैं बताऊंगा उन 5 टॉपिक से कितने क्वेश्चंस बनते हैं, कितने नंबर के आते हैं। अच्छे से एक ब्रीफ नॉलेज हम सिलेबस का लेंगे। इसके बाद सीधा पत्र लेखन पे चलेंगे। ओके, मतलब पत्र लेखन ये आज कंप्लीट करेंगे। इसके बाद आप ये पूरा लेक्चर देख ले रहे हैं पत्र लेखन का। इसके बाद जो मैं पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा टेलीग्राम पे, वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। और पूरा कंटेंट पढ़ने के बाद फिर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा किसी भी कोचिंग सेंटर में जाकर के वहाँ की टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कीजिए, टेस्ट दीजिए और आप देखेंगे कि अच्छा नंबर आपको मिलेगा। मतलब पत्र लेखन से 2 क्वेश्चंस हर बार पूछे जाते हैं 10-10 नंबर के। आप 10 में से 8 नंबर 9 नंबर इजीली पा सकते हैं, राइट। और सब कुछ सही लिखेंगे तो 10 भी पा जाएंगे, 10 में से 10, कोई बड़ी बात नहीं है। तो पत्र लेखन ये कंप्लीट करने के बाद ये कंटेंट जो अभी मैं प्रोवाइड करवाऊंगा, इसके बाद आप परेशान होने की जरूरत नहीं है, इतना आपके लिए इनफ है। फिर भी मन नहीं मान रहा है तो मैं 2018 से लेकर के 2023 तक का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर है वो कंप्लीट तो करवा ही रहा हूं। लेकिन फिर भी आपका मन नहीं मान रहा है तो 2018 से इसके पहले के जो और क्वेश्चंस पेपर हैं उनको सॉल्व कर लीजिए, 2017 के, 2016 के, इन सबको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। तो ये चीज करिए। अब देखिए, समान हिंदी का पाठ्यक्रम जो मैंने यहाँ पर लिखा है ये 150 नंबर का होता है, 3 घंटे का पेपर होता है। जो पहला टॉपिक इसमें है दिए हुए गद्य खंड एवं अवबोध एवं प्रश्नोत्तर। दूसरा संक्षेपण पूछा जाता है। तीसरा पत्र लेखन होता है। चौथा आप देखेंगे शब्द ज्ञान एवं प्रयोग, जिसमें उपसर्ग एवं प्रत्यय पे होंगे। विलोम शब्द पूछा जाएगा। वाक्यांश के लिए एक शब्द, वर्तनी एवं वाक्य शुद्धि के लिए से संबंधित प्रश्न होंगे और मुहावरे होंगे। मतलब ये 5 टॉपिक हैं। इन 5 टॉपिक से टोटल 150 नंबर के क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे टॉपिक 1 आप देखें तो क्या है, दिए हुए गद्य खंड का अवबोध एवं प्रश्नोत्तर। तो जो टॉपिक फर्स्ट से 1 से जो क्वेश्चंस बनते हैं वहां से 3 क्वेश्चंस बनते हैं, राइट। 3 क्वेश्चंस में क्या बनते हैं, पहला क्वेश्चंस आपका बनेगा, मैं मतलब ये हर बार हर साल ऐसे ही पूछा जाता है। 3 क्वेश्चंस बनते हैं। एक गद्य दिया होगा, वहां से आपको गद्यांश का भावार्थ अपने शब्दों में लिखना होता है, जो कि सिर्फ 5 नंबर का होता है। पहला प्रश्न, ओके, समझिएगा। टॉपिक 1 से फर्स्ट से 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 3 क्वेश्चंस कौन कौन से, पहला क्वेश्चन आपका होगा गद्यांश का भावार्थ अपने शब्दों में लिखना होगा, 5 नंबर का। दूसरा प्रश्न होगा गद्यांश आधारित होगा, जब आप पूरे गद्यांश को पढ़ेंगे उसके आधार पर एक प्रश्न बनाया जाएगा। तीसरा जो प्रश्न होगा वो रेखांकित पंक्तियों की व्याख्या करनी होगी। 3 प्रश्न होंगे। पहला जो 2 प्रश्न है वो 5-5 नंबर का होगा। इसके बाद जो तीसरा प्रश्न है वो 20 नंबर का होगा। मतलब 20, 5 25, 5 30, मतलब टॉपिक 1 से फर्स्ट से कितने नंबर के क्वेश्चंस बन रहे हैं, 30 नंबर के। ओके, चलिए अब टॉपिक दूसरा देखिए। यहां पर आप देखें क्या है, संक्षेपण लिखा है मैंने। अब एक गद्य और होगा, वहां से भी 3 क्वेश्चंस बनेंगे उस गद्य से। तो पहला क्वेश्चन जो बनेगा वो ये रहेगा कि गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। जब आप गद्यांश को पढ़ेंगे तो उसका एक उचित शीर्षक लिखना होगा। मैं आगे ये पूरा सिलेबस कंप्लीट करूंगा, शीर्षक कैसे लिखना है, संक्षेपण कैसे करना है, रेखांकित अंशों की व्याख्या कैसे करनी है, सब पे बात करूंगा। थोड़ा भी तनाव नहीं लेना है, कंप्लीट पूरा होगा। क्योंकि समान हिंदी बहुत छोटा सिलेबस है, थोड़ी सी मेहनत करके बहुत अच्छे नंबर लाए जा सकते हैं। जैसे मैं बोलता हूँ कि 110 प्लस नंबर इजीली पाए जा सकते हैं 150 में, बहुत बड़ी बात है। तो 110 प्लस नंबर इजीली पा सकते हैं थोड़ी सी मेहनत करके और कम समय में। तो जो टॉपिक दूसरा है उसमें से भी 3 क्वेश्चन होंगे। गद्यांश का उचित शीर्षक होगा 5 नंबर का। फिर गद्यांश पर ही आधारित प्रश्न होगा 5 नंबर का। फिर गद्यांश का संक्षेपण कहेगा करने के लिए, ये 20 नंबर का होगा। 20, 5 25, 5 30, 30 नंबर। मतलब गद्य से आप देख रहे हैं 2 गद्य होंगे, वहां से 3-3 क्वेश्चंस, मतलब 6 क्वेश्चंस टोटल हो रहे हैं। और जो नंबर ऐड किया जाए तो 30-30 60 नंबर सिर्फ 2 टॉपिक से हो जा रहे हैं। ओके,
अब आ जाते हैं टॉपिक 3 पत्र लेखन। जैसे कि आप देखें तो यहाँ पर क्या है, तीसरा पत्र लेखन है। ओके, तो पत्र लेखन से 2 क्वेश्चंस बनते हैं। पत्र लेखन में जैसे सरकारी हो गया, अर्ध सरकारी हो गया, अधिसूचना हो गई, कार्यालय आदेश हो गया, परिपत्र हो गया, और तार लेखन को छोड़ दीजिए क्योंकि तार लेखन अब नहीं पूछता। तो ये 5 टॉपिक जो है पत्र लेखन के, सरकारी, अर्ध सरकारी, परिपत्र, कार्यालय आदेश और अधिसूचना, इनमें से हर बार 2 क्वेश्चंस बनेंगे 10-10 नंबर के, तो 20 नंबर हो जाता है टॉपिक आपके। जो टॉपिक थर्ड है उनसे 2 क्वेश्चंस बनते हैं 10-10 नंबर के, 20 नंबर। तो पर 30-30 60-20-80 मतलब 3 टॉपिक कंप्लीट करने के बाद आप 80 नंबर पा रहे हैं। ठीक है, और बहुत इजीली ये 80 नंबर तो आप बहुत थोड़ी सी मेहनत करके, मतलब मुझे लगता है कि 2 से 3 दिन में आप कंप्लीट कर सकते हो। 2 से 3 दिन में मैं बहुत ज्यादा बता रहा हूँ, राइट। ये एक ही दिन का काम है सही से देखें तो। अब देखिए टॉपिक 4, ये जो टॉपिक 4 है उसमें शब्द ज्ञान एवं प्रयोग, और इसको सब टॉपिक में हम डिवाइड कर दें तो उपसर्ग एवं प्रत्यय है, विलोम शब्द है, वाक्यांश के लिए एक शब्द है, वर्तनी एवं वाक् शुद्धि, ये सिलेबस है। उपसर्ग एवं प्रत्यय से इसी तरह से 5-5 मतलब 10 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यदि मैं नीचे दिखाऊं आपको तो टॉपिक 4 उपसर्ग एवं प्रत्यय से 5-5 क्वेश्चंस इस तरह से करके पूछे जाते हैं। 10 क्वेश्चंस होते हैं 10 नंबर के, राइट। विलोम शब्द से विलोम शब्द होंगे, ये 10 विलोम शब्द होंगे, 10 क्वेश्चन इससे होंगे 10 नंबर के। वाक्यों को शुद्ध करना होता है, 5 क्वेश्चन होते हैं 5 नंबर के। वर्तनी शुद्धि करनी होती है, 5 क्वेश्चन इससे संबंधित होते हैं 5 नंबर के। फिर इसके बाद वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखना होता है, 5 क्वेश्चन होते हैं, प्रत्येक क्वेश्चन 2-2 नंबर के, मतलब 10 नंबर के। तो आप ऐड करें तो 10-10 20 5-25 30 10-40, ये 40 नंबर। ओके, ऊपर आपने देखा था 80-80-40 कितना हो गया, 120 नंबर हो गया, राइट। अब बच कितना रहा है, 30 नंबर। अब 30 नंबर कहां से आता है, टॉपिक 5 मुहावरा। मुहावरे से 10 क्वेश्चंस होंगे, 10 में 10 क्वेश्चंस, प्रत्येक क्वेश्चंस 3 नंबर के, और ये हो जाएगा 30 नंबर। तो आपका 150 नंबर ये है। बहुत अच्छे से 110 प्लस नंबर टारगेट कर सकते हैं। तो ये पूरा जो सिलेबस है उसको मैं कंप्लीट करूंगा, एकदम निश्चिंत रहिए। और जो कंटेंट मैं दे रहा हूँ उसको पढ़िए, प्रीवियस क्वेश्चंस पेपर और लगा सकते हैं तो लगाइए, आपका काम बन जाएगा। बढ़िया टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए कहीं पे भी और दीजिए, टेस्ट दीजिए, और अच्छे नंबर आप देखेंगे आपको मिलेंगे। ठीक है, लेकिन हाँ, पत्र लेखन, अब जैसे हम पत्र लेखन शुरू करने चल रहे हैं, ठीक है, देखिए एक मिनट। ठीक है, हाँ, पत्र लेखन देखें तो मैंने क्या बोला कि सरकारी एवं अर्ध सरकारी पत्र, तार लेखन, कार्यालय आदेश, अधिसूचना, परिपत्र, ये 6 सब टॉपिक हैं पत्र लेखन के। तो हम सब टॉपिक को कवर करेंगे आज ही की ही इस लेक्चर में। और यहाँ पर रेड पेन से मैंने सिर्फ इतना लिखा है कि ये आपके काम का नहीं है, काम का बस इतना है कि मान लीजिए ये पीडीएफ किसी और के पास जाता है तो पूरा पीडीएफ मैंने सिर्फ लिखा है डाउनलोड करने और लेक्चर देखने के लिए यूट्यूब पर @IAS स्पेस सर्च करें, मतलब बिना यहाँ पर स्पेस दिए पूरे लेटर को बिना स्पेस दिए लिखना है, IAS स्पेस @। अब इसके बाद देखें तो 2018 में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसको मैंने लिखा है 10-10 नंबर के, ठीक है। उसी तरह 2019 में 2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं 10-10 नंबर के, फिर उसी तरह 2020 में 2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं 10-10 नंबर के, उसी तरह 2021 में, फिर 2022, फिर 2023, ठीक है। अब आज हम जो शुरू करेंगे, पहला टॉपिक लेंगे पत्र लेखन का, वो है अधिसूचना। तो सबसे पहले अधिसूचना को समझते हैं कि अधिसूचना होती क्या है। अधिसूचना का शाब्दिक अर्थ होता है आधिकारिक सूचना, ठीक है। जो समझने वाली बातें हैं, अभी ये सब चीज़ें तो मैं समझा ही रहा हूँ, लेकिन जो वाकई में बहुत ध्यान देने की चीज़ें हैं वो ये हैं कि आप अधिसूचना लिख रहे हैं तो कॉमा लगा रहे हैं कि ठीक जगह लगा रहे हैं कि नहीं, पूर्ण विराम ठीक जगह लगा रहे हैं कि नहीं रहे, और डेट दिनांक जो लिख रहे हैं वो किस तरह से लिख रहे हैं। कई लोग इस तरह से लिख देते हैं, मान लीजिए 12/10 अभी 2025 या 12/3/2025 में लिख दे रहा हूँ, राइट। इस तरह से मान लीजिए कोई लिख दिया, दिनांक इस तरह से नहीं लिखना है। दिनांक जो आप डेट तारीख डालते हैं, मान लीजिए आज एक एग्जाम्पल में कि 5 तारीख है, तो आप ऐसे भी 5 नहीं लिखेंगे, 05 लिखेंगे, राइट। 05 लिखेंगे, फरवरी का महीना या मार्च चल रहा है तो मार्च लिखेंगे, ना कि 03 लिखेंगे मार्च। फिर कॉमा लगाएंगे, मतलब 05 मार्च, 2025, वर्ष 4 डिजिट में लिखेंगे, कॉमा लगाएंगे महीना या मंथ लिखने के बाद, ठीक है।
तो ये सब चीज़ें अभी हम बात करेंगे, उसमें तनाव लेने की ज़रूरत नहीं है। ओके, चलिए। अधिसूचना का शाब्दिक अर्थ होता है आधिकारिक सूचना। सरकार के राजपत्र, राजपत्र माने गजट में प्रकाशित की जाने वाली ऐसी सूचनाएं जिनका अक्षरशः पालन किया जाना जरूरी होता है, अधिसूचना कहलाती है। शासकीय निर्णयों, सूचनाओं, लोक विषय के महत्वपूर्ण मामलों आदि को सर्वसाधारण के सूचनार्थ राज्य के गजट में विज्ञप्ति के रूप में प्रकाशित किया जाता है, इसे ही अधिसूचना कहते हैं। दोनों ध्यान रख सकते हैं अधिसूचना की परिभाषा के तौर पर। सभी अधिसूचनाएं राज्यपाल या राष्ट्रपति की आज्ञा से ही जारी होती हैं एवं राजपत्र में प्रकाशित होती हैं, राइट। ये सब जानकारी आप रखिए। आप ये समझिए कि जो पत्र लेखन से 2 क्वेश्चंस 10-10 नंबर के बनते हैं, 20 नंबर के, उसमें कभी अधिसूचना का प्रारूप बनाने के लिए बोल देगा कि अधिसूचना का प्रारूप बना, अधिसूचना क्या होती है इसका प्रारूप बनाइए, ठीक है। अब अधिसूचना का प्रारूप बनाइए से बोल देगा तो प्रारूप कैसे बनाना उस पर भी मैं बात कर लूंगा। कभी कभी होता है कि अधिसूचना को परिभाषित कीजिए और कोई एक विषय दे देगा कि इस विषय पर अधिसूचना लिख करके तैयार करिए। जैसे कि एक एग्जाम्पल में मैं आप बात करूं कि जैसे 2018 में पूछा गया है कि अधिसूचना की परिभाषा लिखिए, मुख्य सचिव यूपी गवर्नमेंट की ओर से सेवानिवृत्ति शिक्षकों की बढ़ाने के संदर्भ में एक अधिसूचना का प्रारूप तैयार कीजिए। मतलब यहाँ पर क्या एक विषय दे दिया गया कि सेवानिवृत्ति शिक्षकों की बढ़ाने के संदर्भ में एक अधिसूचना का प्रारूप तैयार करना है। और कभी कभी कैसे पूछ लेगा कि अधिसूचना की परिभाषा लिखिए एवं अधिसूचना का प्रारूप तैयार कीजिए। कोई विषय नहीं देगा, जब कोई विषय नहीं देता तब कैसे लिखना होता है और जब विषय दे दिया जाता है तब कैसे लिखना होता है, उस दोनों पर हम बात करेंगे। प्रश्न बनते हैं इस तरह से, ठीक है। तो यहां पर आपने देख लिया कि अधिसूचना, ये कुछ पॉइंट आपने देखा। अब ये पॉइंट देखें तो अधिसूचना जो होती है न्यूनतम 15 दिन के लिए जारी होती है या अधिकतम 6 माह के लिए, किंतु 2 बार 6-6 माह के लिए बढ़ाई जा सकती है। मतलब 6-6 12, 12-6 18 माह तक इसकी वैधता होती है। जब आप अधिसूचना का प्रारूप या किसी विषय पर अधिसूचना लिखते हैं तो ये जरूर मेंशन करिए कि वो अधिसूचना कब से कब तक प्रभावी है। जैसे एग्जाम्पल में आप देखें तो जो ऑफिशियल अधिसूचना है, ऑफिशियल मतलब जो गवर्नमेंट के द्वारा जारी की गई अधिसूचना है, इसमें आप देखें ये पीडीएफ आप लोग डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा ताकि क्लियर सब चीज़ें दिखें। ये पिक्चर मैंने जो यहाँ पर स्क्रीनशॉट लगाया है ये बहुत क्लियर, इसके शब्द आपको नहीं दिख रहे होंगे, लेकिन आप पीडीएफ डाउनलोड किए होंगे तो बराबर दिख रहा होगा। क्योंकि जब आप यूट्यूब पे देखते हैं तो नेटवर्क वीक होगा तो बहुत एचडी में ये चीज़ें नहीं स्क्रीन पे दिखती, तो आप पीडीएफ डाउनलोड कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। यहाँ पर देखें तो लिखा हुआ है लास्ट में कि संबंधी कार्य, मतलब जो भी कार्य होंगे इसमें, वो कार्य दिनांक 16 मई 2020 से 30 जून 2020 के दौरान किया जाएगा। मतलब एक समय यहाँ पर मेंशन कर दिया जाता है कि कब से कब के बीच में कब तक यह अधिसूचना एक तरह से प्रभावी भी है, ये चीजें मेंशन कर दी जाती हैं, ठीक है। चलिए, बहुत ध्यान देना है, यही सबसे नंबर मिलता है, यही सबसे कट जाता है नंबर। अब इसके बाद देखें विशेषताएं अधिसूचना की। यह सर्वोच्च प्राधिकारी से जारी होती है, गंतव्य सर्वसाधारण होता है। प्रति उत्तर की अपेक्षा न होने के कारण इसकी प्रकृति सिर्फ सूचनार्थ होती है। मतलब सर्वोच्च प्राधिकारी से गंतव्य सर्वसाधारण होता है, सर्वोच्च से जनसाधारण की सर्वसाधारण की ओर यह अधिसूचना चलती है, तरह से जारी की जाती है। यहाँ पर प्रति उत्तर की अपेक्षा नहीं की जाती सर्वसाधारण से, प्रति उत्तर की अपेक्षा न होने के कारण इसकी प्रकृति सिर्फ सूचनार्थ हो जाती है, सूचना देने भर तक की रहती है। अधिसूचना में क्या होता है, रिक्तियों पे बात की जाती है, वेतन वृद्धि, नीति विषयक पदोन्नति, पदोन्नति, शासकीय निर्णय का उद्देश्य निहित होता है। इसमें अभिवादन, ये ध्यान रखना, इसमें अभिवादन और समाप्ति सूचक शब्द प्रयोग नहीं किए जाते, नहीं होते हैं। अब काफी लोग को अभिवादन और समाप्ति सूचक शब्द क्या होते हैं ये नहीं मालूम होता, इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया है कि अभिवादन में प्रिय, महोदय, महोदया, ये सब जैसे शब्द यूज होते हैं। और समापन सूचक में लास्ट में भौदी लिखा जाता है। भौदी का मतलब जैसे आप लोगों ने जब स्कूल के टाइम पे आपने पढ़ाई की होगी तो वहां पर जब आप प्रार्थना पत्र लिखते थे तो नीचे लिखते थे आपका आज्ञाकारी, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए आज्ञाकारी नहीं लिखा जाता। एवं भौदी, यहाँ पर समापन सूचक में भौदी या भौदिया, तो भौदी में का अर्थ होता है आपका, ठीक है, भौदी का अर्थ होता है आपका। यह संस्कृत का तत्सम शब्द है और इसका जो अर्थ होता है वो क्या होता है, आपका। ओके, उम्मीद है समझ रहे होंगे। फिर इसके बाद है अधिसूचना का उल्लंघन किए जाने पर कोई भी पक्ष इसकी बाध्यता को न्यायालय में चुनौती दे सकता है, राइट। चलिए, मतलब अधिसूचना के बारे में काफी इंफॉर्मेशन आपके पास अब आ चुकी है। अब इसका प्रारूप देखिए, आज तक प्रारूप नहीं पूछा गया है,
मतलब इस तरह से प्रारूप नहीं पूछा गया है। लेकिन हाँ, सरकारी अर्ध सरकारी पत्र के प्रारूप को पूछा गया है, लेकिन अधिसूचना का अभी प्रारूप नहीं पूछा गया। लेकिन आप कहीं भी कोचिंग सेंटर में मान लीजिए टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं तो वहाँ हो सकता है कि अधिसूचना का प्रारूप बनाने के लिए आपको दे दे, फिर आपको दिक्कत हो। इसके लिए प्रैक्टिस अभी से करिए। और हाँ, सिर्फ कोचिंग सेंटर में आप कहीं टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं वहीं की नहीं बात कर रहा हूँ, हो सकता है कि इसी बार पूछ ले कि अधिसूचना का प्रारूप बनाइए, राइट। तो इसलिए अधिसूचना का प्रारूप भी आपको मालूम होना चाहिए कि कैसे अधिसूचना का प्रारूप बनाया जाता है। ये जो पूरा अधिसूचना का प्रारूप देख रहे हैं, और अभी जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर को सॉल्व करेंगे, जो अधिसूचना से आए हुए क्वेश्चंस हैं, वो सब के सब जो प्रारूप और जो जिस तरह से लिखने का वो जो एक तरीका है, जो एक प्रेजेंटेशन है उसका पत्रों का, उसको मैंने जो गवर्नमेंट के द्वारा जारी की गई अधिसूचना है उन सबको आधार बनाया है। साथ ही साथ मैं कई सारे पब्लिकेशन की बुकों को भी रीड किया है एक बार, कि जो भी मार्केट में अच्छी पब्लिकेशन की बुकें मानी जाती हैं, ताकि आप लोगों का नुकसान बिल्कुल भी मैं कहीं से नहीं चाहता हूँ। मतलब जितनी भी अच्छी अच्छी पब्लिकेशन की बुकें उनकी मिस्टेक को देखा है, आप खुद ही आपको नॉलेज होगा। 2-3 पब्लिकेशन की बुक अपने सामने रखिए, सब में देखेंगे कि पत्र लेखन जो लिखे गए हैं सबके प्रारूप में अंतर आपको दिखेगा। तो कुछ मिस्टेक तो हैं, तो वो पब्लिकेशन उन पब्लिकेशन ने शायद काम उस पर अच्छे से नहीं किया होगा। मैं कुछ इस तरह से नहीं बोलना चाहता खुल करके भी, और वो सब चीज़ें वो अलग मसला है। बस इतना जानता हूँ कि जो कंटेंट आपको मैं दे रहा हूँ वो शानदार है, आप विश्वास करके इस पर लिखिए और नंबर अच्छे आपको मिलेंगे, ठीक है। फिर एक चीज़ फिर से मैं स्पष्ट कर दे रहा हूँ कि जो प्रारूप बनाया, जो विषय जिस तरह से सीक्वेंस में मैंने पत्र लेखन को तैयार किया है, वो ऑफिशियल जो वेबसाइट है या जो गवर्नमेंट की वेबसाइट से उनके द्वारा जो जारी किए गए लेटर होते हैं उनको आधार बना करके मैंने ये पूरा का पूरा तैयार किया है। साथ ही साथ कई सारी पब्लिकेशन की बुकों को भी एक बार रीड किया है। अब देखें तो जो प्रारूप है वो प्रारूप कैसा होगा। मान लीजिए कि पूछ लेता है कि अधिसूचना की परिभाषा लिखिए और प्रारूप अधिसूचना का तैयार कीजिए। तो प्रारूप में ध्यान रखना है कि आपको जब प्रारूप करने का कोई विषय न दिया गया हो तो आप सबसे पहले सरकार का नाम ऐसे लिखेंगे, फिर कार्यालय विभाग का नाम लिखेंगे, फिर पत्र क्रमांक ऐसा डालेंगे, फिर एक डॉट डॉट कर देंगे। फिर स्थान लिखने के बाद ध्यान देना है डियर, ये कॉमा जरूर लगाना है, मिस्टेक नहीं करना है। दिनांक लिखने के बाद फिर डॉट डॉट लगाना है। एक एक चीज को बहुत ध्यान से देखिए। थोड़ा सा गैप दे देना है, अधिसूचना हेडिंग डाल करके एक नीचे लाइन आप खींच सकते हैं, अधिसूचना हो गई। फिर इसके बाद आपको शुरू के कुछ स्थानों को छोड़ देना है, नहीं छोड़ेंगे तो नंबर कट जाएगा, बस इतना जानिए। जैसे कि आप गवर्नमेंट के द्वारा जो अधिसूचना जारी की गई है इसमें आप देखें तो शुरू के कुछ स्थानों को यहाँ पर भी छोड़ा गया है, तो आपको स्थान नहीं छोड़ेंगे तो नंबर घट जाएगा, बस इतना ही होगा, कुछ नहीं होगा। तो कुछ स्थानों को छोड़ देना है, फिर लिखना शुरू करना है। लिखना क्या है, मान लीजिए कभी कभी जब विषय किसी विषय पर अधिसूचना लिखनी होती है तो वही विषय शुरू किए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ प्रारूप ही बनाना है तो विषय वस्तु मैंने लिखी। विषय वस्तु कंफ्यूज मत होइएगा, वही कि जब कोई विषय पे लिखने के लिए अधिसूचना दी जाती है तो वही मैंने डॉट डॉट यहाँ फिर ऐसे ऐसे कर दिया है कि इस सब में विषय वस्तु लिखनी होती है जब कभी किसी विषय पर लिखने के लिए अधिसूचना आती है तब। ओके, फिर पूर्ण विराम लगाना है। यह अधिसूचना दिनांक इतने से दिनांक इतने तक प्रभावी रहेगी, ऐसा। ओके, पूर्ण विराम लगा देना है। फिर इसके बाद आज्ञा से राज्यपाल महोदय और हस्ताक्षर का खागा पद नाम हो गया, दिनांक हो गया। फिर इसके बाद आप देखें पत्र क्रमांक, वही पत्र क्रमांक लिखना होता है जो यहाँ पर होता है। फिर इसके बाद प्रतिलिपि जो होती है सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित, जहाँ जहाँ पर ये इसकी प्रतिलिपि अधिसूचना की भेजनी होती है कि आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित, यहाँ इस विभाग में जाना जरूरी है, इस विभाग के जानकारी में रहना चाहिए, उनका यहाँ पर एक तरह से पता हो जाता है, ठीक है। चलिए, उम्मीद है कि समझ गए होंगे कि प्रारूप कैसा लिखना होता है। अब इसके बाद हम चलते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर पे। अधिसूचना 2 से पहला ही क्वेश्चन यहाँ पर देखिए बना है कि अधिसूचना की परिभाषा लिखिए। मैंने पूरे शब्द को यहाँ पर नहीं लिखा है, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर खोल सकते हैं अपने सामने, नहीं भी खोलेंगे तब भी समझ लीजिए यही है कि अधिसूचना की परिभाषा लिखिए। ऐसा कुछ है कि अधिसूचना को परिभाषित करना है और मुख्य सचिव यूपी गवर्नमेंट की ओर से सेवानिवृत्त शिक्षकों की बढ़ाने के संदर्भ में एक अधिसूचना का प्रारूप तैयार करना है। एक क्वेश्चन अधिसूचना का इधर है। फिर इसके बाद अर्ध सरकारी पद पे है, इससे हमें नहीं मतलब है क्योंकि अभी हमने अधिसूचना को समझा है, पर
परिपत्र पे है, इससे नहीं मतलब है। कार्यालय आदेश से है, इससे नहीं मतलब है। कार्यालय आदेश ये भी हमारे काम का भी नहीं है क्योंकि अभी पढ़ा नहीं है हम लोगों ने। सरकारी पत्र है, फिर अर्ध सरकारी पत्र है, फिर सरकारी पत्र है, फिर एक अधिसूचना यहाँ पर है, फिर इसके बाद परिपत्र है, फिर इसके बाद जिला कलेक्टर की ओर से मंडलायुक्त को पत्र लिखे, मतलब ये सरकारी पत्र है, और ये एक आदेश जारी करिए, एक कार्यालय आदेश है। तो मतलब यहाँ पर अधिसूचना पढ़ने के बाद दो क्वेश्चंस हम लोग के सामने हैं, एक ये है 2018 में और इसके बाद 2022 में। ओके, तो 2018 का जो क्वेश्चन था उसको हमने पढ़ ही लिया है कि अधिसूचना की परिभाषा लिखनी है और मुख्य सचिव यूपी गवर्नमेंट की सरकार की ओर से सेवानिवृत्त शिक्षकों की बढ़ाने के संदर्भ में एक अधिसूचना का प्रारूप तैयार करना है। राइट, तो अब यहाँ पर अधिसूचना की परिभाषा आप लिख लेंगे, उम्मीद करता हूँ, दिक्कत अब नहीं आनी चाहिए। लिख दीजिए, सरकार के अधिकारी, अधिसूचना का शाब्दिक अर्थ होता है आधिकारिक सूचना। सरकार के राजपत्र में प्रकाशित की जाने वाली सूचनाएं जिनका अक्षरशः पालन किया जाना जरूरी होता है अधिसूचना कहलाती हैं। फिर मन नहीं मान रहा तो ये चीज एक लाइन ये और ऐड कर दीजिए, सभी अधिसूचनाएं राज्यपाल की आज्ञा से जारी होती हैं, राजपत्र में प्रकाशित होती हैं। ओके, चलिए अब 2018 का क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर सरकार का नाम और विभाग का नाम हो गया कि उत्तर प्रदेश शासन शिक्षा अनुभाग 1, क्योंकि एक तरह से देखें कि शिक्षकों की सेवानिवृत्ति को बढ़ाने के संदर्भ में है, तो ये शिक्षा जो विभाग होगा वो शिक्षा से ही संबंधित होगा। तो शिक्षा अनुभाग 1, संख्या पत्र क्रमांक संख्या कुछ आप एक याद रख लीजिए, डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आप स्थान का नाम लिखेंगे, कॉमा लगाएंगे। फिर जैसा कि मैंने बोला था कि जो दिनांक, जो डेट लिखनी होती है, तारीख जो डालनी होती है वो 2 डिजिट में होगी। 2 डिजिट क्या मतलब, अब मान लीजिए जैसे 5 तारीख है तो सिर्फ 5 नवंबर नहीं छोड़ देना है, इसके पहले 0 जरूर लगाना है, 05, मतलब जो तारीख होगी उसको 2 डिजिट में ही लिखना है। महीना जो है, जो मंथ चल रहा होगा उसको शब्दों में लिखना है, फिर कॉमा लगाना है, और ईयर जो होगा, जो वर्ष होगा, उसको 4 डिजिट में लिखना है। ओके, चलिए थोड़ी सी जगह छोड़ देना है अधिसूचना, फिर इसके बाद एक लाइन खींच दीजिए, फिर इसके बाद शुरू के कुछ स्थानों को छोड़ देना है, मैंने पहले भी बोला। फिर इसके बाद एक फॉर्मेट आप याद रख लीजिए कि अधिसूचना संख्या कुछ ऐसे संख्या आप याद रख लीजिए। दिनांक 12 मार्च 2020 के उत्तर प्रदेश गजट में प्रकाशन उपरांत यह सूचित किया जाता है कि शिक्षकों की सेवानिवृत्ति की आयु को 60 वर्ष से 65 वर्ष तक बढ़ाया जाता है। ध्यान रखिएगा, जब आप लिखते हैं ना किसी विषय पर, तो सबसे बड़ी समस्या स्टूडेंट को यही होती है कि विषय नहीं कंप्लीट उनसे बन पाता, तो नहीं बन पाता है तो आप यदि जो सामान्य अध्ययन, जो जीएस पेपर के और जो पेपर हैं उनका जो सिलेबस है आप पढ़ लेते हैं एक बार, तो आपको एक आइडिया लगने लगता है। थोड़ा उतना पढ़ें आप ना, थोड़ी मेहनत करेंगे, थोड़ा सा जो प्रीवियस क्वेश्चंस पेपर हैं उन सबको सॉल्व करेंगे तो आप धीरे धीरे विषय भी बनाना सीख जाएंगे। ठीक है, विषय बनाना बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बस ये ध्यान देना होता है कि कहीं ऐसा ना हो कि सेवानिवृत्ति आयु को 60 वर्ष से 65 वर्ष तक बढ़ाया जाता है, आप ये लिखने की बजाय आप लिख दे रहे हैं कि सेवानिवृत्ति की आयु को 20 वर्ष से 25 वर्ष तक बढ़ाया जाता है। थोड़ा मतलब ध्यान रखना होगा ना, या आप ऐसा ना कर दें कि 60 वर्ष से 80 वर्ष किया जाता है। तो जो एक पैमाना चल रहा है, आप जैसे राष्ट्रपति का देखते हैं या फिर एक जज का देखते हैं, तो ये पॉलिटी में पढ़ते हैं, तो एक आइडिया लगाकर उस हिसाब से यहाँ वर्ड्स लिखें ताकि तार्किक लगे, जो आप चीजें लिखें कहीं ना कहीं तार्किक दिखें। ऐसा ना हो कि पता चला ऐसा लिख दें कि अतार्किक रहे, तो वो चीजें देखना होता है। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2018 से 2023 तक के हैं, इनको एक बार आप देख लीजिए ध्यान से, फिर इसके बाद और कुछ प्रैक्टिस कर लीजिए, आप पटरी पे आ जाएंगे। 60 से 65 वर्ष तक बढ़ाया जाता है। विदित हो, यह आदेश दिनांक 1 जनवरी 2001 के बाद नियुक्त शिक्षकों पर लागू होगा एवं आयु की गणना इतने दिनांक से की जाएगी। ओके, तो ये अधिसूचना कब से कब तक प्रभावी रहेगी, थोड़ा यहाँ पर वो मेंशन मैंने नहीं किया है या नहीं किया गया है, तो आप एक बार आप मेंशन कर दीजिएगा। ठीक है, फिर इसके बाद और नहीं भी करेंगे तो बहुत तनाव मत लीजिएगा, लेकिन कर देंगे तो बहुत अच्छा है। अब आज्ञा से हस्ताक्षर आबासा मुख्य सचिव, फिर प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। अब ये मान लीजिए कि जहाँ जहाँ जरूरी लग रहा हो कि ये अधिसूचना जो जारी हुई है ये और कहाँ कहाँ इसकी प्रतिलिपि जानी चाहिए, जरूरी है, या इनके मॉनिटरिंग में ये सब चीजें होनी चाहिए, ऐसा कुछ आपके विवेक से जो लगे आप वो करिए, थोड़ा इस पे काम करिए, समझ जाएंगे। जैसे संयुक्त सचिव कार्मिक अनुभाग उत्तर प्रदेश शासन, विशेष सचिव नियुक्ति अनुभाग उत्तर प्रदेश शासन। ओके, चलिए
अब 2022 में देख लेते हैं जो अधिसूचना पर प्रश्न बना है वो क्या है। अधिसूचना किसे कहते हैं पूछ लिया है, 2018 में पूछा था अधिसूचना की परिभाषा, यहाँ पूछ लिया अधिसूचना किसे कहते हैं। हिंदी प्रदेश के न्यायालय में हिंदी के प्रयोग को अनिवार्य करने की एक अधिसूचना विधि मंत्रालय द्वारा दी गई है, उसका उपयुक्त प्रारूप तैयार करें। ठीक है, हिंदी प्रदेश के न्यायालय में हिंदी के प्रयोग को अनिवार्य करने की एक अधिसूचना जो हिंदी प्रदेश के न्यायालय है, हिंदी प्रदेश का मतलब जो हिंदी भाषी राज्य हैं वहाँ के न्यायालय में हिंदी के प्रयोग को अनिवार्य करने के लिए विधि मंत्रालय द्वारा एक अधिसूचना जारी की गई है, द्वारा दी गई है, उसका उपयुक्त प्रारूप तैयार करें। अब अधिसूचना की परिभाषा आप लिख लेंगे। अब हम देखते हैं कि इसका प्रारूप क्या होगा। तो यहाँ पर देखें, भारत सरकार विधि मंत्रालय मतलब भारत सरकार का विधि मंत्रालय, क्योंकि हिंदी प्रदेश राज्य में हिंदी प्रदेश है, हिंदी प्रदेश का मतलब किसी एक राज्य के बारे में नहीं है, कई सारे राज्यों के बारे में है ये अधिसूचना। तो यहाँ पर जारी कौन करेगा, केंद्र सरकार की तरफ से एक तरह से जारी होगा। तो यहाँ पर भारत सरकार विधि मंत्रालय अनुभाग 1, क्योंकि इन्हीं के निर्देशों का पालन होगा, राइट। सभी फिर जो हिंदी भाषी प्रदेश हैं करेंगे, वरना नहीं करेंगे, इसलिए जो अधिसूचना यहाँ जारी हो रही है वो भारत सरकार विधि मंत्रालय से है। अनुभाग 1 संख्या, कुछ पत्रांक संख्या आप ध्यान रखिए। फिर नई दिल्ली, हो सकता है कि आप देखेंगे जो मैंने पहले वाले 2018 में पत्रांक संख्या डाली है सेम शायद ये भी यहाँ पे डाल दिया होगा कुछ चेंजेस के साथ, तो आप भी ऐसे ही करिए। फिर इसके बाद आप देखिए स्थान का नाम नई दिल्ली, फिर इसके बाद कॉमा, राइट। फिर इसके बाद आप देखें 2 डिजिट में वही दिनांक तारीख 10 नवंबर 2020। अधिसूचना एक लाइन नीचे खींच सकते हैं, फिर इसके बाद शुरू के कुछ स्थानों को छोड़ देना है। कॉमा ध्यान रखिएगा, जिस तरह से मैं कॉमा हर जगह दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर कॉमा है, यहाँ पे कॉमा है, ओके। फिर इसके बाद देखें तो अधिसूचना संख्या कुछ याद ध्यान रखना है, जैसे मैंने बोला था। फिर इसके बाद दिनांक 12 जून 2020 के भारत सरकार गजट में विधि मंत्रालय द्वारा यह सूचना दी गई है कि हिंदी प्रदेश यानी, अब हिंदी प्रदेश यानी कुछ है, इसको विस्तार दे दीजिए। अब हिंदी प्रदेश में कौन कौन से राज्य आ सकते हैं, आपने यदि जीएस को एक बार ठीक से पढ़ा और समझा है, सिलेबस को ठीक से कवर किया, तो हिंदी प्रदेश में आपको अच्छे से आइडिया आ जाएगा कि उत्तर प्रदेश की बात हो सकती है, बिहार की भी हो सकती है, झारखंड की हो सकती है, मध्य प्रदेश की हो सकती है, राइट। तो ऐसे ही और ऐसे कुछ राज्यों को आप सोचिए, छत्तीसगढ़ सोच लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से आप ये जो विषय लिखना होता है इसको आप विस्तार दे पाते हैं। तो यहाँ पर हिंदी प्रदेश यानी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार इत्यादि प्रदेशों के न्यायालयों में हिंदी भाषा के प्रयोग को वाचन व लिखित दोनों स्तरों पर अनिवार्य किया जाए। वाचन अपने आप से, अब देखिए वहाँ पर ऐसा नहीं लिखा था कि वाचन और लिखित दोनों स्तरों पर इसको अनिवार्य किया जाए, जब आप प्रश्न पढ़ रहे थे तो यहाँ पर अपने आप से मैंने जोड़ दिया कि वाचन बोलने और लिखने दोनों स्तरों पर अनिवार्य किया जाए, तो सभी लोगों तक न्याय सुनिश्चित करने वाला होने वाला है। मतलब सब तक न्याय सुनिश्चित करना है तो वाचन और लिखित दोनों स्तरों पर हिंदी को अनिवार्य करना होगा। आज्ञा से हस्ताक्षर आबासार कर देना है। फिर इसके बाद प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ, ये गैप कहाँ हो गया, अच्छा ये आ गया, ठीक है ठीक है। तो यहाँ ये चीज़ें जो यहाँ पर लिखी हुई हैं इसको कहाँ लिखना था, यहाँ पे, ठीक है। एक चीज का ध्यान रखिएगा, आ बा सा लिखने के बाद दूसरी लाइन से लिखना होता है प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ हेतु प्रेषित, ये ध्यान रखिएगा, ये ध्यान देखिए, ये पूरा खाली रहता है, ओके, ये पूरा खाली रहता है, तो यहाँ से करना है। तो प्रतिलिपि निम्नलिखित सूचनार्थ जब कहा समस्त हिंदी भाषी प्रदेशों की सरकारों के पास तो जाएगा ही, प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशन है। तो मान लीजिए यहाँ पर डीडी न्यूज कुछ भी कर देते हैं, जो सरकारी समाचार पत्र हैं, न्यूज चैनल हैं, उनको भी किया जा सकता है, ओके। चलिए, अधिसूचना को आपने समझ लिया अच्छे से, अब बस प्रैक्टिस करिए, कुछ नहीं करना, इतना ध्यान रखना था, ऐसे ही लिखा जाता है। अब इसके बाद आते हैं अर्ध सरकारी पत्र, ठीक है, अर्ध सरकारी पत्र जिसे अर्ध शासकीय पत्र भी कहा जाता है, मतलब एक ही बात है, चाहे अर्ध सरकारी, सरकारी को यहाँ शासकीय लिखा गया है, तो अर्ध सरकारी पत्र या अर्ध शासकीय पत्र, फिर सरकारी पत्र या सरकारी को ही शासकीय पत्र। तो
अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो सरकारी पत्र, अर्ध सरकारी पत्र और सरकारी पत्र। तो सबसे पहले जो हेडिंग पड़ी हुई क्या है, अर्ध सरकारी पत्र। चलिए इसको पहले समझते हैं कि अर्ध सरकारी पत्र होता क्या है। इसे सरकारी अधिकारियों द्वारा व्यक्तिगत स्तर पर लिखा जाता है। मतलब ये जो सरकारी अधिकारी होते हैं ये व्यक्तिगत स्तर पर इस पत्र को लिखते हैं। जब कभी शासकीय व्यवस्था में सरकारी व्यवस्था के अंतर्गत कोई मामला उलझ जाता है तब अपने समकक्ष या फिर कनिष्ठ स्तर के अधिकारियों को यह पत्र लिखकर कार्य निस्तारण का सहयोग मांगा जाता है। मतलब ये व्यक्तिगत स्तर पर लिखा जाता है और जब सरकारी या शासकीय व्यवस्था में जब कोई मामला उलझ जाता है तो क्या किया जाता है, अपने समकक्ष या जो कनिष्ठ स्तर सामान्यतः मतलब ऐसा देखा जाता है कि जो वरिष्ठ अधिकारी उनको लिखा जाए, नहीं सामान्य अक्सर यही होता है कि जो समकक्ष या कनिष्ठ स्तर के अधिकारी होते हैं इनको पत्र लिख करके कार्य निस्तारण का सहयोग मांगा जाता है। किन मामलों में होता है, जब किसी अधिकारी का ध्यान किसी मामलों पर व्यक्तिगत स्तर पर दिलाना जरूरी हो जाता है। मतलब ऑफिशियल नहीं, मतलब औपचारिक नहीं, अनौपचारिक तौर पर जब किसी अधिकारी का ध्यान व्यक्तिगत स्तर पर दिलाना जरूरी हो जाता है तब ये जारी होता है क्या, अर्ध सरकारी पत्र या अर्ध शासकीय पत्र। स्मरण पत्र भेजे जाने के पश्चात उत्तर प्राप्त न होने पर भी अर्ध सरकारी पत्र को जारी किया जाता है। जब स्मरण पत्र भी भेज दिया जाए इसके बाद भी उत्तर न मिल रहा हो तब ये व्यक्तिगत स्तर पर लिखा जाता है। किसी विषय पर अधिकारी की व्यक्तिगत सहमति के लिए लिखा जाता है। सामान्यतः समान, समकक्ष या फिर कनिष्ठ स्तर के अधिकारियों के आपसी पत्र व्यवहार में विचारों के आदान प्रदान के लिए लिखा जाता है। पत्र की भाषा बहुत सरल और स्पष्ट होती है, ये सब विशेषताएं हैं, ध्यान रखिए। भाषा मित्रवत होती है इसलिए इसे अनौपचारिक पत्र कहते हैं। औपचारिक ना करके कह के इसे अनौपचारिक कहा जाता है क्योंकि भाषा यहाँ पर मित्रवत यूज की जाती है। आभारी रहूंगा, कृतज्ञ करें, आपका सहयोग चाहता हूँ आदि क्रिया रूपों का प्रयोग होता है। यह पत्र किसी अधिकारी के व्यक्तिगत नाम पर भेजे जाते हैं। ठीक है, ये पत्र किसी अधिकारी के व्यक्तिगत नाम पर भेजे जाते हैं। अभी मैं दिखा दूंगा नीचे थोड़ा कि कैसे व्यक्तिगत नाम पर पत्र भेजे जाते हैं। जैसे सुभ्रांत कुमार शुक्ल, ये अर्ध सरकारी पत्र का एक प्रारूप है। आपको बहुत इजीली ये पत्र नहीं मिलेगा, अर्ध सरकारी व्यक्तिगत स्तर पर होते हैं इसलिए इनका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप क्रोम पे, गूगल पे, कहीं पे इजीली नहीं पा सकते, तो क्योंकि ये व्यक्तिगत स्तर पर लिखे जाते हैं। फिर भी आपके एग्जाम्पल के लिए मैंने खोज करके लाया है कहीं से भी तो आप इसको देख सकते हैं कि इस तरह से भेजे जाते हैं। तो यहाँ सुभ्रांत कुमार शुक्ल हैं, भेज रहे हैं, किसको भेज रहे हैं ये अच्छा यहाँ पर नाम मिसिंग हो चुका है, स्क्रीनशॉट बराबर नहीं आया होगा, जिसको भेजा जाता है उनका नाम रहता है। ठीक है, तो व्यक्तिगत स्तर पर ये लिखे जाते हैं और नाम का भी इसमें जिक्र रहता है। तो यह पत्र किसी अधिकारी के व्यक्तिगत नाम पर भेजे जाते हैं एवं यह पत्र उत्तम पुरुष एकवचन शैली में मित्रतापूर्ण भाषा में लिखा जाता है, अर्थात मैं का प्रयोग किया जाता है। मतलब सबसे बड़ी दिक्कत क्या है ना कि हर एस्पिरेंट को ये नहीं आइडिया लगता है कि उत्तम पुरुष एकवचन शैली होती क्या है। तो इसको भी मैंने डिफाइन कर दिया है कि इसके लिए बहुत ज़्यादा व्याकरण आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। बस इतना जान दीजिए डियर कि सर्वनाम के 3 प्रकार होते हैं। एक उनमें से एक होता है उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष में क्या होता है, जब वक्ता बोलने वाला स्वयं के बारे में बात करता है तो मैं का प्रयोग करता है, राइट। फिर एक होता है मध्यम पुरुष, जब वक्ता श्रोता के बारे में बात करता है, जो सुन रहा है उसके बारे में बात करता है तो तुम या तू का प्रयोग करता है। अन्य पुरुष में क्या होता है, जब वक्ता और श्रोता दोनों वक्ता और श्रोता दोनों अपने बारे में बात न करके किसी तीसरे व्यक्ति, वस्तु या घटना के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर आप देखें तो क्या लिखा है, यह पत्र उत्तम पुरुष एकवचन शैली में, मतलब उत्तम पुरुष एक वचन शैली में मित्रतापूर्ण भाषा में लिखा जाता है, अर्थात मैं का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, लिखने वाला जो है वो मैं का प्रयोग करता है। ठीक है, फिर इसके बाद अन्य ध्यान रखने वाली योग्य बातें ध्यान रख लीजिए। पत्र क्रमांक हमेशा संक्षेप में लिखा जाता है, मतलब अर्ध शासकीय पत्र क्रमांक किस तरह से, कुछ एक क्रमांक 135, 136, 137 सो डालना हो तो ये जो होता है संक्षेप में लिखा जाता है अर्ध शासकीय पत्र क्रमांक। फिर इसके बाद आप देखें क्या ध्यान रखने वाली बातें होती हैं। दिनांक जो होता है दाईं ओर, मतलब दाईं ओर, ठीक है, दाईं ओर लिखना होता है। ओम ध्यान रहे तारीख जो होती है वो 2 अंकों में लिखी जाती है, महीनों को शब्दों में लिखा जाता है, फिर अल्प विराम लगाते हैं तथा वर्ष को 4 अंकों में लिखा जाता है, जैसे 5 मई 2024 पीछे जैसे मैंने बात की थी। प्रेषित का मतलब होता है प्राप्त करने वाला। पत्र को भेजने व पाने वाले दोनों ही अधिकारियों के व्यक्तिगत नाम
प्रयुक्त होते हैं अर्ध सरकारी पत्र में। ये आपने अर्ध सरकारी पत्र के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की और ये पर्याप्त है, इसके अलावा और परेशान होने की जरूरत नहीं है। होना तो होते रहिए, फिर भटकते रहिए। विश्वास कॉन्फिडेंस अंदर से आना चाहिए कि जो मैंने पढ़ लिया है मेरे लिए पर्याप्त है। इसी राई का तिल और मतलब एक तरह से वो जो कहावत है कि गागर में सागर भरना, तो आप छोटी इतनी इन्फॉर्मेशन को इस तरह से लिखें कि और बताएं कि लगे कि हाँ यार कि आप जानकारी इसके बारे में रखते हैं और पर्याप्त है, बहुत ज़्यादा मतलब कलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अब अर्ध सरकारी पत्र से जो प्रश्न पूछे गए उसको ज़रा देख लेते हैं। अर्ध सरकारी पत्र से ये क्वेश्चन यहाँ पर बना है, ओके, कि अर्ध सरकारी पत्र से यहाँ बना है, फिर ये परिपत्र है, इससे नहीं मतलब है, कार्यालय आदेश से भी नहीं मतलब है, ये सरकारी पत्र है, कार्यालय आदेश है, एक अर्ध सरकारी इधर है और एक इधर है, राइट। इसके बाद कहाँ है, फिर इसके बाद सरकारी पत्र पे है, फिर इसके बाद ये अधिसूचना है, ये परिपत्र है, ठीक है। इसका मतलब अर्ध सरकारी पत्र से इधर आप देख सकते हैं और इसके बाद ये देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये इसमें क्या है कि अर्ध सरकारी पत्र की परिभाषा यह सरकारी पत्र से किस प्रकार भिन्न है, दोनों का अलग अलग प्रारूप। तो जब हम इस प्रश्न को तब सॉल्व करेंगे जब सरकारी पत्र को पढ़ लेंगे तब, ठीक है। अभी इसको सॉल्व करते हैं। अर्ध सरकारी पत्र का प्रारूप तैयार कीजिए। क्या है, स्वास्थ्य विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ की ओर से सचिव स्वास्थ्य मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली को लिखना है। लिखना किसको कौन किसको लिख रहा है ये भी जानना जरूरी होता है। यहाँ उत्तर प्रदेश लखनऊ की ओर से किसको लिखा जाएगा, स्वास्थ्य मंत्रालय भारत सरकार को लिखा जाएगा। नई दिल्ली ये स्थान का नाम है, पता है। तो नई दिल्ली को स्वास्थ्य मंत्रालय को लिखा जा रहा है। एक तरह से राज्य सरकार की और राज्य सरकार का जो स्वास्थ्य विभाग है वो केंद्र सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय को लिख रहा है। क्या लिख रहा है, उत्तर प्रदेश में कुपोषण से जूझते बच्चों के इलाज के लिए भारत सरकार स्वास्थ्य मंत्रालय से पूर्व में मांगी गई सहायता को यथाशीघ्र स्वीकृत आग्रह किया जा रहा है, यथाशीघ्र स्वीकृत आग्रह किया जा रहा है, निवेदन किया जा रहा है। और ये व्यक्तिगत स्तर पर अर्ध सरकारी पत्र लिखे जाएंगे। तो क्या होगा प्रारूप, देखते हैं। 2018 ये सब देख लिया हम लोगों ने, अर्ध सरकारी पत्र का प्रारूप। आप यहाँ पे देखिए, आबासा सचिव, जो भेजने वाला होगा उनका होता है नाम और सचिव, ठीक है, आबासा सचिव। यहाँ पर देखिए स्वास्थ्य विभाग उत्तर प्रदेश की ओर से भेजा जाएगा, लखनऊ ये स्थान का नाम है, इस तरह से लिखना होता है। फ़ोन नंबर मैंने लिख दिया है, आप चाहे लिखें तो या ना लिखें, कोई दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि मैंने बस यही जो ये आप देखें कि उत्तर प्रदेश सरकार के ही द्वारा, जिसे राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ के द्वारा ये एक जारी अर्ध सरकारी पत्र है, इसी को आधार बना लिया था। तो फ़ोन नंबर ऐसे मैंने डाल दिया है, आपके विवेक पे है, लिखना चाहे तो लिखें, नहीं छोड़ सकते हैं। लिख देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये व्यक्तिगत स्तर पर लिखे जाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपके नंबर माइनस होंगे। तो यहाँ पर देखें शॉर्ट फॉर्म में अर्ध शासकीय पत्र क्रमांक संख्या, कुछ एक संख्या याद रख लीजिए, दिनांक हो गया 10 मई, फिर कॉमा लगाना है, फिर 2016। यहाँ पर मुहर होते तो आप चाहें तो मुहर भी ऐसा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसके बाद प्रिय महोदय, कॉमा लगाना है। अब आगे विषय को लिखना है, जिस विषय पर आपको पत्र भेजना है स्वास्थ्य विभाग उत्तर प्रदेश से, किसको भेजना है, स्वास्थ्य मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली को। अब विषय में क्या होगा, मुझे आपसे यह कहने की अपेक्षा की गई है कि राज्य पिछले 10 माह से कुछ अपने आप से सोचिए कि क्या ऐसा कंटेंट यहाँ पर हमें बनाएं कि इफेक्टिव लगे और नंबर भी अच्छे मिले, ठीक है। एक बार प्रश्न को देख लेते हैं फिर से। स्वास्थ्य विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ की ओर से स्वास्थ्य मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली को उत्तर प्रदेश में कुपोषण से जूझते बच्चों के इलाज के लिए, कुपोषण से जूझते बच्चों के इलाज के लिए, ओके, एक मिनट। अब अपने आप से सोच के लिखना है, जैसे लिखी, क्या लिखा मैंने कि राज्य पिछले 10 माह से बच्चों के कुपोषण से जूझ रहा है। देखिए कुपोषण की समस्या 10 माह से तो नहीं हो सकती, मतलब पिछले 10 माह से हो सकता है कि इस 10 माह में ये इसकी संख्या ज़्यादा बढ़ गई हो, कुपोषण की ज़्यादा बढ़ रही हो, लेकिन ये हो सकता है कि ये
प्रॉब्लम सिर्फ 10 माह से नहीं हो सकती किसी राज्य में, और भी पहले से हो सकती है। जैसे कोई बीमारी हो गई, कोविड की हो गई, कि पिछले 2-3 महीने से, पिछले 1 साल से ये राज्य, ये प्रदेश कोविड की समस्या से जूझ रहा है। लेकिन यहाँ पे ठीक है, आप और इसको बेहतर कर सकते हैं कि पिछले कुछ सालों से राज्य पिछले कुछ सालों से बच्चों के कुपोषण से कुपोषण की समस्या से जूझ रहा है। थोड़ा ठीक है, थोड़ा और ऐड कर सकते हैं, बच्चों के कुपोषण की समस्या से जूझ रहा है, जिस कारण से सैकड़ों बच्चों ने अपनी जान गंवा दी। अब यहाँ सैकड़ों की जगह आप 1000 भी लिख सकते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा राज्य है, तो आबादी भी अच्छी खासी है, तो यहाँ पर है 1000 भी लिख सकते हैं। बच्चों ने अपनी जान गंवा दी। विगत 2 माह पूर्व उत्तर प्रदेश सरकार ने स्वास्थ्य मंत्रालय, भारत सरकार को एक पत्र लिख दिया था, लिखकर आर्थिक सहायता की मांग की थी, जिस पर अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है एवं राज्य की स्थिति दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है। इतना लिख दिया। अब इसके बाद जब आप पत्र लिखते हैं तो ये चीज ध्यान रखिए कि आबासा के सीधे पे यहाँ देखिए स्वास्थ्य विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ, ये सब चीजें मैंने लिखा है, राइट, ऐसे ही लिखना है। फिर इसके बाद ये सब छोड़ देना है, खाली छोड़ देना है। ओके, आप देखें भाई, प्रिय महोदय, फिर इसके बाद कॉमा लगाया, जस्ट इसके नीचे से मुझे आपसे कहने का निर्देश हुआ है। यहाँ पर मैंने एक नहीं लिखा है कि एक क्रमांक डाला है, लेकिन यहाँ 2 डाला है। ये अंडरस्टूड है, यहाँ एक लिखने की जरूरत नहीं है, लिखने की जरूरत यहाँ है, क्योंकि जब आप विषय लिखना शुरू करते हैं वो 3 लाइन पूरी हो गई, चौथी लाइन भी आपने लिख दी है, और फिर इसके बाद आप पूर्ण विराम लगाने की जरूरत हो जाती है। आप वहाँ पूर्ण विराम लगाइए, फिर दूसरी लाइन से शुरू करिए। और दूसरी बात यह भी है कि यहाँ से एक तरह से देखें तो वाक्य भी पूरी तरह से बदल रहा है। क्या बदल रहा है अभी आप पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे। तो दूसरा जो लिखना है इसी के सीधे पे लिखना है, टू, ठीक है, पॉइंट फुल स्टॉप या जो भी बिंदी लगाएंगे, फिर लिखेंगे, अतः मेरा आपसे आग्रह है कि आप इस मुद्दे पर व्यक्तिगत ध्यान देकर सहायता राशि स्वीकृत कराने की कृपा करें, ताकि समय रहते एक बड़ी आपदा से बचा जा सके। ठीक है, सम्मान भावनिष्ठ हो गया, हस्ताक्षर आबासा, यही आबासा। फिर इसके बाद जिसको भेजा जा रहा है उसका नाम, पद नाम, जैसे श्री का, खागा, मैंने बताया कि सरकारी पत्र में व्यक्तिगत नाम यूज किए जाते हैं, लेकिन आप जब पेपर दे रहे हैं तो वहाँ ये सब व्यक्तिगत नाम किसी का लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप किसी को आप किसी विभाग में नहीं बैठे हुए हैं कि आप ये सब चीज़ें करेंगे, आप सिर्फ पेपर को पास करना है। तो यहाँ पर आप नाम किसी का नहीं लिख के आबासा, और यहाँ पर श्री का, खागा, सचिव, स्वास्थ्य मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली, इस तरह से पूरा प्रारूप आपको बनाना है। इस तरह से आप बनाएंगे तो आपके नंबर अच्छे आपको मिलेंगे। ठीक है, ये वही अभी जैसे मैं बताया था कि ये है जो गवर्नमेंट के द्वारा अर्ध सरकारी पत्र जारी किए गए हैं, एक तरह से उनके विभाग के जो अधिकारी हैं उनके द्वारा। अब इसके बाद बारी आती है सरकारी पत्र की। ठीक है, जब 2018 में जो अर्ध सरकारी पत्र से पूछा गया उसको आपने समझ लिया। अब इसके बाद जब आप सरकारी पत्र को देख लेंगे तो इसके बाद जो और क्वेश्चंस अर्ध सरकारी और सरकारी पत्र दोनों को मिला करके बने हुए हैं उनको हम समझ लेंगे। ठीक है, तो सरकारी पत्र देखें तो क्या है, केंद्र व राज्य सरकार या 2 भिन्न राज्यों के बीच सरकारी अधिकारियों व कर्मचारियों के बीच जिन पत्रों का प्रयोग होता है उसे ही सरकारी पत्र कहा जाता है। यह पत्र औपचारिक होते हैं, मतलब अनौपचारिक नहीं होते हैं। अर्ध सरकारी पत्र क्या होते थे, अनौपचारिक होते थे, और ये सरकारी पत्र क्या होते हैं, औपचारिक होते हैं। किन मामलों में, विदेशी सरकारों या संयुक्त राष्ट्र संघ से, राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों से, या किसी व्यक्ति से सूचना लेने या देने के लिए ये पत्र जारी होते हैं। संवैधानिक व सांविधिक निकायों से सूचना लेने या देने के लिए भी। भाषा बहुत सरल व स्पष्ट होती है, अर्थात अस्पष्ट 2 अर्थ देने वाले शब्दों का प्रयोग बिल्कुल नहीं किया जाता। इस पत्र में व्यक्त विचार या भाव सरकार के होते हैं, न किसी निजी व्यक्ति के। ठीक है, जो पत्र में व्यक्त विचार और भाव होंगे वो सरकार के होंगे। अब आते हैं सरकारी पत्र। ये आप सरकारी पत्र के बारे में ये इतनी जानकारी आपके लिए पर्याप्त है। अब देख लेते हैं पहले सरकारी पत्र से भी क्या कितने क्वेश्चंस बने हैं अभी तक। तो यहाँ पर देखें, अधिसूचना देख लिया, अर्ध सरकारी देख लिया, परिपत्र अभी पढ़ेंगे, कार्यालय आदेश अभी पढ़ेंगे, इसको भी अभी पढ़ेंगे। फिर यहाँ सरकारी पत्र पे क्वेश्चंस आया हुआ है, एक ये आया हुआ है, इसको तो अभी बाद में देखेंगे दोनों को। फिर इसके बाद यहाँ पर भी सरकारी पत्र से एक क्वेश्चन हो गया, मतलब ये हो गया, ये हो गया। फिर इसके बाद अधिसूचना है, परिपत्र है, और एक तरह से ये भी सरकारी पत्र है। उसकी पहचान हम कैसे करेंगे अभी आगे हम बात करेंगे 2023 के इन दोनों प्रश्नों पे। अब
ठीक है, कहाँ गया है प्रश्न, ये है सरकारी पत्र। ठीक है, तो मुखिया की ओर से पंचायत में कोविड-19 से हो रही, आप देखिए प्रश्न को देखिए, मुखिया की ओर से, प्यास बहुत जोर से लग गई है, उठने का मतलब पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा जो सेटिंग करके रखा हूं मैं। मुखिया की ओर से पंचायत में कोविड-19 से हो रही मृत्यु संबंधी एक सरकारी पत्र जिलाधिकारी को लिखिए। मतलब मुखिया की ओर से पंचायत में कोविड-19 से हो रही जो मृत्यु संबंधी एक सरकारी पत्र जिलाधिकारी को लिखना है। अब यहाँ पर होता क्या है कि मान लीजिए सरकारी पत्र लिखना है, जिलाधिकारी को लिखना है, कौन लिखेगा, मुखिया की ओर से लिखा जाएगा। लिखा किस विषय पे जाएगा, पंचायत में कोविड-19 से हो रही मृत्यु। अब मृत्यु हो रही है तो अब इसके विषय के बारे में क्या आप सोच सकते हैं। मान लीजिए विषय के, अब जिलाधिकारी को लिखना है तो पत्र उस कोविड-19 से पंचायत में जो मृत्यु हो रही है उसके बारे में क्या सोच करके लिखेंगे। आप खुद ही देखिए ना, कोविड-19 में आपने स्थितियों को देखा है कि लोगों ने जो केंद्र सरकार के दिशा निर्देश हैं, हाथ को बार बार सैनिटाइज करना, मास्क लगाना, उचित दूरी का पालन करना, तो आपने देखा था कि गाँवों में, ग्रामीण क्षेत्रों में तब भी नहीं किया गया। तो आप लिख सकते हैं एक कारण में, विषय में जब विषय लिख रहे हैं तो वहाँ पे कि जो केंद्र सरकार के द्वारा दिए गए जो दिशा निर्देश थे उनका सख्ती से पालन न होने की वजह से काफ़ी सारी मृत्यु के जो आंकड़े हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, तो बढ़ते जा रहे हैं। इस समस्या के निराकरण के लिए, समाधान के लिए आप जिलाधिकारी को लिखेंगे कि यहाँ की जो, और कारण में ये लिख सकते हैं कि जो यहाँ की प्राथमिक उपचार केंद्र है उनकी स्थिति ठीक नहीं है। कारण में कुछ कारण अच्छे से ही खोज करके आप लिखेंगे और उसके समाधान के लिए आप एक पत्र जिलाधिकारी को लिखेंगे। ऐसे ही कुछ विषय आपको सोचना होगा। जैसे 2020 में जो प्रश्न है उसको देखते हैं। ऐसे वीडियो चलने दीजिए, मैं 2 मिनट में आया यार, आप लोग स्किप कर सकते हैं। ठीक, अब ठीक है यार, प्रेस बड़ी तगड़ी लगी थी। ठीक है, तो अब सरकारी पत्रक देख लेते हैं, कहाँ गया, ओके, हाँ ठीक है। अब देखिए तो प्रेषक आबासा सचिव, मान लीजिए कि मुखिया की ओर से लिखना किसको है, जिलाधिकारी को। तो मुखिया तो हर क्षेत्र का, हर ग्राम पंचायत को इतना तो मतलब इतनी ज़्यादा जानकारी पत्र की तो उसको होगी नहीं कि कैसे लिखा जाना चाहिए। तो हर एक
ग्राम पंचायत में एक सचिव होता है, ग्राम सचिव। तो मान लीजिए ग्राम सचिव लिख रहा है मुखिया के कहने पे कि कुछ नाम है, सचिव का पद नाम हो गया ग्राम पंचायत लीलापुर, अपने हिसाब से आप लिख लीजिएगा। ध्यान रखिएगा यहाँ पर जो ध्यान देनी चीज वाली है यही कॉमा, यदि आप कॉमा ठीक से नहीं लगा रहे, ठीक है, कॉमा ठीक से आपको लगाना है और पूर्ण विराम भी ठीक जगह पे उचित। जब आप भाषा सचिव ग्राम पंचायत लीलापुर प्रतापगढ़, जिले का नाम प्रतापगढ़ हो गया, उत्तर प्रदेश का एक जिला है प्रतापगढ़। मान लीजिए ग्राम पंचायत लीलापुर एक ग्राम सभा है कोई, ठीक है, यहाँ पर पूर्ण विराम लग गया। तो इस तरह से जब ये पूरा शासकीय ये जो पता है ये होने के बाद आपको यहाँ पूर्ण विराम लगा देना है। फिर इसके बाद एक चीज़ और हो सकता है कि आप यहाँ पत्रांक संख्या भी लिख सकते हैं, राइट, चाहें तो लिखा जा सकता है। फिर इसके बाद प्रेषक भेजने वाला किसको भेज रहा है, सेवा में जिलाधिकारी को भेज रहा है, जिलाधिकारी प्रतापगढ़, ठीक है, प्रतापगढ़ जिला का नाम है। अनुभाग एक स्वैच्छिक है, लिखना चाहे तो लिखें, नहीं लिखेंगे तब भी चलेगा। लेकिन हाँ, प्रारूप जरूर ध्यान रखिएगा किस तरह से मैं लिख रहा हूँ। प्रारूप में मिस्टेक आप करेंगे तो नंबर कटेंगे, पूर्ण विराम और कॉमा, दिनांक को कैसे लिखना है, फॉर्मेट कैसा होना चाहिए, इसमें गलत कुछ करके आएंगे तो नंबर आपके माइनस हो जाएंगे। फिर कोई चारा नहीं है, फिर आप कहते रहिए कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि मैं कई बार इस चीज़ को बोला है कि कई सारे ऐसे फ्रेंड हमारे सर्कल में हैं, उनका ये भी कहना है कि यार उनको जब देख रहे थे कि उनको 3 से 4 नंबर तक पत्र लेखन में मिले हैं, मतलब 10 में से 3 से 4 नंबर मिल रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि बड़ी बड़ी पब्लिकेशन जो मार्केट में फेमस पब्लिकेशन की बुक है उनको पढ़ने के बाद वो स्थिति है। तो उनसे मैंने उन पब्लिकेशन की बुकों के बारे में पूछा कि भाई कौन सी पब्लिकेशन की बुक है बताओ ज़रा। उन्होंने पब्लिकेशन की बुक को बताया, फिर 1-2 पब्लिकेशन की बुकों को मैंने भी लिया, खरीदा। सबको मिलाने मैच करने के बाद जो एक निष्कर्ष निकला लास्ट में जाके कि कैसा होना चाहिए प्रारूप और फॉर्मेट, तो उस हिसाब से तैयार किया है। तो बहुत ही ध्यान से देखिएगा, नंबर अच्छे लाने हैं तो। फिर इसके बाद अनुभाग 1 के ही सीधे में आप यहाँ पर स्थान प्रतापगढ़ हो गया, 2 बिंदी आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पर लगाई है। फिर इसके बाद दिनांक लिखा है, फिर इसी तरह से 2 बिंदी आपको भी लगाना है, फिर तारीख 2 डिजिट में, महीने को शब्दों में, फिर बाद कॉमा लगाना है, वर्ष को 4 डिजिट में, ठीक है। अब देखिए विषय जरूर लिखना है कि किस विषय पे सरकारी पत्र लिखा जा रहा है, किस विषय पे लिखा जा रहा है, पंचायत में कोविड-19 से हो रही मृत्यु के संबंध में। अब आगे थोड़ी सी स्पेस आप छोड़ देंगे, फिर महोदय लिखेंगे, कॉमा लगाएंगे, फिर जस्ट कॉमा की यहीं नीचे से आप लिखेंगे उपयुक्त विषय के संदर्भ में मुझे कहने का निर्देश हुआ है। कहने का निर्देश हुआ है, ध्यान रखिएगा, ये अपने आप से नहीं लिख रहे हैं, इनको निर्देश दिया गया है। वैसे किसने दिया है, मुखिया ने दिया है। तो मुझे कहने का निर्देश हुआ है कि पिछले कुछ दिनों से ग्राम सभा में कोविड-19 की वजह से मृत्यु की घटनाओं में तीव्रता के साथ वृद्धि हो रही है, ठीक है, जिसकी मूल वजह कोविड-19 संक्रमण के प्रसार को रोकने हेतु केंद्र सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों, मास्क लगाना, सैनिटाइजर का प्रयोग आदि का पालन न करना है। एवं दूसरा, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में उचित उपचार हेतु सुविधाओं की कमी है। वीडियो तो चल रहे हैं ना, हाँ ठीक है, वो इसकी कमी है, मतलब इन्होंने कारण मेंशन कर दिया कि कुछ ये कारण है जिसकी वजह से कोविड-19 से लोगों की संख्या है, मरने वालों लोगों की संख्या वो बढ़ रही है। अब मैंने बताया था कि 3 लाइन के बाद या 4 लाइन के बाद आपका वाक्य पूरा नहीं हुआ, आपका विषय पूरा नहीं हुआ, तो आप दूसरे पैरा से लिखना शुरू करेंगे। लेकिन ध्यान रखेंगे कि जहां आप महोदय के बाद यहाँ लिख रहे हैं तो 1 या 1 नहीं लिख करके बिंदी लगा रहे हैं, लेकिन ये अंडरस्टूड है। लेकिन जब आप पैरा चेंज करेंगे तो यहाँ 2 ऐसे ही 3 ऐसे जरूरत पड़ेगी तो आप इस तरह से करेंगे, ठीक है। तो इसी के सीधे पे यहीं से आप लिखेंगे, अतः आपसे अनुरोध है कि केंद्र सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के साथ साथ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में उचित सुविधाओं की आपूर्ति सुनिश्चित करें। थोड़ा लैंग्वेज और ठीक की जा सकती थी, क्योंकि ये सचिव द्वारा लिखा जा रहा था इतना जैसे एक आदेश का भाव आ रहा है ना। तो यहाँ हो सकता है आता आपसे अनुरोध तो है, ठीक है, आपसे अनुरोध है, थोड़ा और ठीक से लिखा जा सकता है। आपसे अनुरोध है कि केंद्र सरकार द्वारा दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित कराने के साथ साथ, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, कराने के साथ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में उचित सुविधाओं की आपूर्ति सुनिश्चित कराने की कृपा करें। यह अनुरोध तो किया ही है, ठीक है।
इस तरह से। फिर इसके बाद संलग्नक कोविड-19 से होने वाली मृत्यु के आंकड़ों की छायाप्रति आप दे सकते हैं कि भैया ये देखिए आंकड़ों की छायाप्रति है, जिससे विश्वास बढ़े और डीएम इस पे सख्ती के साथ आगे कार्य करें। ठीक है। भौदी वही जो मैं आपको बताया था कि आपका, और जब आप छोटी क्लास में पढ़ते थे तो लिखते थे कि आपका आज्ञाकारी, मैं लिखता था, आपका नहीं जानता, लेकिन मैं लिखता था आपका आज्ञाकारी शिष्य। तो ऐसे ही भौदी यहाँ सिर्फ लिखा जाता है, आपका हस्ताक्षर हो जाते हैं। ठीक है, हस्ताक्षर जो भी होगा आबासा नाम हो जाएगा, और किसका होगा, सचिव का। ठीक है। प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। यहाँ जरूरी वैसे नहीं है इसको लिखना, क्योंकि आप किसको और आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित करेंगे ना। आप अक्सर आप देखेंगे तो वरिष्ठ से जब कनिष्ठ की ओर कोई पत्र मान ली लिखा जाता है, तो वहाँ पर जैसे होता है कि वरिष्ठ जब आप लिख रहा है किसी को, तो और लोगों को किसको किसको वो इन पत्र जाने चाहिए, ज़रूरी हो जाते हैं, तो वो है। वैसे यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, इतना काफ़ी है कि संलग्नक में कोविड-19 से होने वाली मृत्यु के आंकड़ों की छायाप्रति काफ़ी है। ठीक है। आज्ञा से किसके लिख रहे हैं, मुखिया के, का खा गा। ओके, चलिए, ये गवर्नमेंट का ही एक पत्र है, मतलब किसी विभाग के द्वारा जारी किया गया है। जैसे विशेष सचिव उत्तर प्रदेश शासन की धनंजय शुक्ल लिख रहे हैं, निदेशक पेंशन निदेशालय को। ठीक है, ये सरकारी पत्र है। चलिए, ये असली वाला है जो आप कह सकते हैं। ठीक है, अब आ जाइए 2021। अब थोड़ा एक बार फिर से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर को देखते हैं। देखिए, अधिसूचना कंप्लीट हो गई, अर्ध सरकारी पत्र आपने पढ़ लिया, ये दोनों तो अभी पढ़ेंगे, ये भी अभी पढ़ेंगे। मुखिया वाला ये पढ़ लिया, थोड़ा इसको सर्कल को बनाते हैं कि दिखे आपको। ये हो गया, ये हो गया, और इसके बाद एक मिनट, और कहाँ गया, और ये हो गया। ठीक है, इसको आपने पढ़ लिया। ये सरकारी पत्र अब आप अपने आप से करेंगे, मतलब कि ये वाला कि नगर महापौर की ओर से महानगर में डेंगू से हो रही मृत्यु संबंधी एक सरकारी पत्र उत्तर प्रदेश शासन को लिखिए। तो ये आप खुद से लिखिए इसको। ठीक है, आप खुद से इसकी प्रैक्टिस करिए। नगर महापौर की ओर से लिखना है सरकारी पत्र, किसको, उत्तर प्रदेश शासन को लिखना है। किस विषय पे लिखना है, महानगर में डेंगू से हो रही मृत्यु संबंधी, इसके संदर्भ में होगा। ठीक है, तो ये आप अपने आप से करिए। तो इस तरह से देखें तो ये भी हो गया है। अब इसके बाद अधिसूचना कंप्लीट हो चुका है, परिपत्र भी आगे पढ़ेंगे, ये सब अभी पढ़ना है। और इसके बाद अब आ जाते हैं 2021 का प्रश्न। 2021 में जो हुए, अर्ध सरकारी पत्र की परिभाषा लिखनी है। सबसे बड़ी परिभाषा लिख दीजिए, और हम सरकारी पत्र से किस प्रकार भिन्न है ये भी बताना है। ठीक है, जब ये आप, ये लंबा काम आपको दे दिया गया है कि परिभाषा और भिन्न अंतर जो बताना है, इसीलिए दोनों का अलग अलग से प्रारूप बनाने के लिए दे दिया गया है, कि वो किसी विषय पर लिखने के लिए नहीं दिया गया। जब आपको इस तरह से परिभाषा दे दिया जाता है, अंतर दो चीज़ों में, दो पत्रों में लिखने के लिए हो जाता है, तो वहाँ पर फिर प्रारूप से पूछ लेता है, क्योंकि आपको समय को भी देखना है और जो पेपर में स्पेस, जो पेज होते हैं, उनको भी ध्यान में रखना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों का अलग अलग प्रारूप, तो ये अर्ध सरकारी परिभाषा और अंतर आप खुद से लिखेंगे, दोनों का अलग अलग प्रारूप मैं आपको दिखा रहा हूँ कैसे होगा। 2021 ये। ठीक है, अब यहाँ पर नाम हो गया, जैसे आपने इसके ऊपर अर्ध सरकारी पत्र को समझा है विषय के साथ, उसी तरह आप यहाँ देखें तो भेजने वाले का नाम, पदनाम, पूर्ण विराम, ध्यान रखिएगा। मोहर आपके विवेक पे है, करना चाहे तो करिए, नहीं करेंगे कर देंगे तो नंबर नहीं कटने वाला, इतना जान के रखिए। फिर इसके बाद अर्धशासकीय पत्र संख्या, विभाग का नाम, अनुभाग हो गया, दिनांक हो गया, कॉमा लगाए, स्थान लिख उठा। फिर इसके बाद कुछ नहीं लिखना है इसके सीधे में। फिर इसके बाद विषय, किस विषय पे लिखा जा रहा है अर्ध सरकारी पत्र, आप वो कर सकते हैं, के संदर्भ में, प्रिय श्री महोदय, फिर कॉमा, फिर इसके बाद आप लिखेंगे उक्त विषय में आपसे अपेक्षा है कि, आपसे अपेक्षा है कि, डॉट 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 करते जाइए, पूर्ण विराम लगाइए। फिर इसके बाद इसी के सीधे में दूसरा, आपकी बातें नहीं पूरी हो रही हैं, मतलब थोड़ा इस तरह से जानबूझ करके बढ़ा दिया गया है कि ताकि लगे कि हाँ थोड़ा लंबा चौड़ा आपने प्रारूप तैयार किया है। फिर इसके बाद वही डॉट डॉट, फिर पूर्ण विराम, फिर नीचे सात सम्मान। ठीक है, फिर भौनिष्ठ हस्ताक्षर नाम हो गया, श्री जिसको भेजा जा रहा है, सम्मान दिया जा रहा है श्री, पद नाम हो गया, शासकीय पता हो गया, पूर्ण विराम हो गया। ये अर्ध सरकारी पत्र का प्रारूप है, एकदम अपने माइंड में फिट कर लीजिए। फिर सरकारी पत्र का प्रारूप, भेजने वाला प्रेषक, कॉमा, नाम के बाद कॉमा,
पद लिखने के बाद फिर कॉमा, शासकीय पता लिखने के बाद फिर पूर्ण विराम, उसी के सीधे पत्रांक। ठीक है, फिर इसके बाद आप देखें अनुभाग स्वैच्छिक है, मैंने पहले भी बोला है, लिखना चाहें लिखें, नहीं ना लिखें कोई दिक्कत नहीं है। इसी के सीधे पे दिनांक, फिर स्थान या स्थान फिर दिनांक, जैसे भी कॉमा लगाना है, ये ध्यान रखना है। फिर इसके बाद विषय, फिर डॉट डॉट लगाना है के संदर्भ में जो विषय होता है, जैसे भी आपने ऊपर देखा कि कोविड-19 की मृत्यु के संदर्भ में ऐसे ही विषय, फिर थोड़ा स्थान छोड़ देना है, महोदय कॉमा लगाना है। उक्त विषय में आपको निर्देशित है कि, ठीक है, जैसे अभी सरकारी पत्र आप देख रहे थे, ठीक है, उक्त विषय में आपको निर्देशित है कि डॉट 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 जो विषय होगा वो लिखा जाता है, फिर यहाँ पर कॉमा और सॉरी पूर्ण विराम, फिर इसके बाद वही दूसरा, यहाँ 1 नहीं लिखा जाता, अंडरस्टूड है, फिर जो मैंने अभी इसके पहले भी बताया, इसी के सीधे पे दूसरा ये डाल करके 2 पॉइंट ऐसे लिख करके फिर डॉट 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 करके पूर्ण विराम, संलग्नक ऐसे ऐसे, फिर इसके बाद आपको यहीं इसके सीधे पे कुछ नहीं लिखना है, फिर भावदेय लिखना है, कॉमा, फिर हस्ताक्षर, पद, पूर्ण विराम, फिर प्रतिलिपि निम्न को सूचनात्मक आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित यदि जरूरत है तो 1-2 का विभाग का ऐसा करके आपको छोड़ देना, प्रारूप जब विषय नहीं होता तब, आज्ञा से, कॉमा, हस्ताक्षर, पद और पूर्ण विराम। ठीक है, इस तरह से 2021 का था ना ये प्रारूप, ठीक है, ये भी कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद आते हैं कार्यालय आदेश। इसका मतलब अब तक आपने क्या क्या पढ़ लिया है, देखा जाए तो आपने सरकारी और अर्ध सरकारी पत्र को समझ लिया है, ओके, अधिसूचना को समझ लिया है, मतलब 3 चीज तो कंप्लीट हो गए। अब मेन जो बच रहा है वो है कार्यालय आदेश और परिपत्र। ताल लेखन तो पूछता ही नहीं है, तो कार्यालय आदेश और परिपत्र को एक बार अच्छे से समझिए, फिर उसके बाद ताल लेखन पे चलते हैं। चलिए 1 मिनट। कार्यालय आदेश, कार्यालय आदेश है, अब ये क्या होता है कि यह आंतरिक प्रशासन से संबंधित होता है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। कार्यालय आदेश जब भी आ रहा है तो ये जरूर आप लिखिए कि यह आंतरिक प्रशासन से एक ही कार्यालय से संबंधित होता है, ठीक है, संबंधित होता है। इसके माध्यम से किसी अधीनस्थ प्राधिकारियों या जो कर्मचारी होते हैं उनके पदोन्नति, वेतन वृद्धि, नए पदों की स्वीकृति, स्थानांतरण, कार्यों का बंटवारा, अवकाश की स्वीकृति, चेतावनी आदि की सूचना दी जाती है। ठीक है, कार्यालय आदेश में एक आदेश का भाव होता है, ठीक है, इस में। फिर इसके बाद विशेषताएं देखें तो यह सदैव उच्च अधिकारी के कार्यालय से निर्गत होती है एवं गंतव्य इसका अधीनस्थ प्राधिकारी और कर्मचारी तक होता है। आदेश का संचालन सदैव एक आयामी होता है, वहां से प्रति उत्तर की अपेक्षा नहीं होती, तो इसका संचालन सदैव एक आयामी होता है। इसकी भाषा आदेशात्मक तथा उत्तम पुरुष में होती है। उत्तम पुरुष अभी ऊपर मैंने आपको बताया था, ध्यान है कि भूल गए, दिखा देता हूं फिर से आपको। उत्तम पुरुष में क्या मैंने बताया, जब वक्ता स्वयं के बारे में बात करता है, स्वयं से कुछ चीजें कहता है, तो यहाँ पर कार्यालय आदेश में उत्तम पुरुष में ये लिखा जाता है, ये आदेश जारी होता है। ठीक है, कोई सर्वोच्च अधिकारी ही मैं के भाव से आदेश या पत्र एक कार्यालय से निर्गत करता है इसको, और ये जाता कहाँ है, अधीनस्थ प्राधिकारी और कर्मचारी तक। इसकी भाषा आदेशात्मक होती है, उत्तम पुरुष में होती है। इसमें संबोधन या समापन सूचक शब्दों का प्रयोग नहीं होता है। ऊपर आपने इन संबोधन और समापन सूचक शब्दों में क्या आता है वो सब बात की थी, महोदय हो गया, महोदय हो गया, महोदया हो गया, इन सब का प्रयोग नहीं होता है। सर्वप्रथम पत्रांक संख्या लिखा जाता है। अभी हम देखेंगे कि जब कार्यालय आदेश लिखा जाता है तो सबसे पहले पत्रांक संख्या लिखी जाती है, मतलब पत्रांक संख्या ये। फिर उसके नीचे कार्यालय का पता होता है, ठीक है। आदेश देने वाले अधिकारी का नाम व पद नाम लिखना जरूरी होता है। जो आदेश दे रहा अधिकारी का नाम उसका और उसका पद नाम लिखना जरूरी होता है। अभिवादन नहीं होता, क्योंकि एक सर्वोच्च अधिकारी जो कनिष्ठ अधिकारी है उनको एक आदेश के भाव से दे रहा है, तो कोई अभिवादन यहाँ पर नहीं होता, आदेश है ये। नीचे बाईं ओर सभी का नाम व पद जिसको आदेश की प्रतिलिपियां जाती हैं। इस कार्यालय आदेश का पालन करना अनिवार्य होता है। उल्लंघन करने पर दंडात्मक कार्यवाही किए जाने की अपेक्षा होती है। चलिए, ये आपने कार्यालय आदेश के बारे में एक बेसिक जानकारी रख ली है। अब जो क्वेश्चंस पूछे गए उनको देख लेते हैं कार्यालय आदेश से। अब आप देखें तो फिर से मैं बताऊं तो
अब हम कार्यालय आदेश का ये सॉल्व करेंगे कि कार्यालय आदेश का एक परिचय दीजिए। परिचय मतलब कार्यालय आदेश है क्या, उसको बता दीजिए कार्यालय आदेश है क्या। गृह विभाग उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से जारी किसी कर्मचारी के हस्तांतरण संबंधी कार्यालय आदेश का प्रारूप तैयार करना है। ठीक है, तो यहाँ पर ट्रांसफर से संबंधित कार्यालय आदेश बनाना है, तैयार करना है गृह विभाग उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से किसी कर्मचारी का। ओके, तो ये हो जाएगा। फिर इसके बाद और देखिए पूछा गया है, ये पूछा गया है कार्यालय आदेश शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश की ओर से जारी विशेष छात्रवृत्ति योजना संबंधी कार्यालय आदेश का प्रारूप तैयार कीजिए, खुद से करिए। ठीक है, और ये वाला हो चुका है। ठीक है, कुछ ही प्रश्नों को मैं आपको स्वयं से करने के लिए कह रहा हूँ, सब नहीं कह रहा हूँ। लेकिन अब ये सोचेंगे कि सब मैं करवा दूं तो कैसे पॉसिबल होगा। मतलब अभी तक मैं ध्यान दूं तो 2 ही शायद प्रश्नों को खुद से करने के लिए कहा है, एक ये कह दिया है और एक कौन सा कहा है, एक और कोई प्रश्न आपको बोला है लिखने करने के लिए, डेंगू वाला था, कहाँ था अभी, ये वाला। ठीक है, अभी तक 2 ही प्रश्न मैंने बोला है, तो ये वाला करा ही दे रहा हूँ। परिपत्र क्या है, ये वाला, अच्छा परिपत्र भी करवाऊंगा। ठीक है, कंप्लीट हो जाएगा। फिर अभी चलो देखते हैं इसको कि कार्यालय आदेश का परिचय। ठीक है, कार्यालय आदेश का परिचय दीजिए। गृह विभाग उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से किसी एम्प्लॉय का, कर्मचारी का हस्तांतरण संबंधी कार्यालय आदेश का प्रारूप तैयार करिए। तो 2019 प्रश्न देखते हैं। ठीक है, पत्रांक संख्या सबसे पहले लिखनी होती है, जैसे मैंने बताया कि कुछ एक पत्रांक संख्या याद कर लीजिए, आप डेट ही याद कर लीजिए, 25 तारीख 12वां महीना 2024, 24-25 फाइनेंशियल ईयर। तो कुछ एक आप याद रखिए पत्रांक संख्या। उत्तर प्रदेश शासन गृह विभाग मतलब कार्यालय, यहाँ पर मैंने क्या लिखा था, कार्यालय का पता, तो यहाँ उत्तर प्रदेश शासन गृह विभाग लखनऊ, कॉमा दिनांक, उसी तरह 2 डिजिट में आप वही आप तारीख लिखेंगे, महीने को शब्दों में कॉमा लगाएंगे और 4 डिजिट में वर्ष को मेंशन करेंगे। फिर कार्यालय आदेश लिखेंगे, कार्यालय इसके बीच में आप ये डॉट जरूर खींचिए, कार्यालय आदेश। फिर आप एतद द्वारा ये जरूर लिखिए, एतद द्वारा सूचित किया जाता है। ठीक है, एतद द्वारा से ही शुरुआत कीजिए। एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि तात्कालिक प्रभाव से जन कार्य हित में उत्तर प्रदेश गृह विभाग के श्री क ख ग जन सूचना अधिकारी को गृह विभाग प्रयागराज कार्यालय में स्थानांतरित किया जाता है। दूसरे, इसके बाद दूसरा पॉइंट बनाइए, श्री क ख ग जन सूचना अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वे यथाशीघ्र पद ग्रहण कर इसकी सूचना गृह विभाग को उपलब्ध कराएं। इतना करने के बाद पूर्ण विराम लगाइए, हस्ताक्षर लिखिए, आबासा सचिव। ठीक है, फिर इसके बाद वही पत्रांक संख्या यहाँ पे लिखनी होगी, पत्रांक संख्या वही जो आपने यहाँ पर लिखी है। ठीक है, प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। ये जो कार्यालय आदेश है कहाँ कहाँ और किसकी नॉलेज में होना चाहिए, जैसे गृह विभाग प्रयागराज, क्योंकि उनका ट्रांसफर कहाँ हुआ है, प्रयागराज कार्यालय में हुआ है, तो कार्यालय प्रयागराज के पास भी एक ये आदेश चला जाना चाहिए कि किसी का ट्रांसफर हुआ है, वो वहाँ पहुँच रहे हैं। और श्री काखा गा के पास भी ये जानकारी होनी चाहिए, भाई एक आदेश जारी हुआ है जो इन्हीं के लिए है, तो उसके लिए एक प्रतिलिपि इनके पास भी, हस्ताक्षर सचिव वही। ठीक है, अब इसके बाद 2023 में, अच्छा 2023 में क्वेश्चंस पूछा गया। ठीक है, चलिए एक बार फिर से ऊपर चलते हैं, 1 मिनट। ये हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, 2019 वाला ये प्रश्न, 2023 में कार्यालय आदेश से एक प्रश्न पूछा गया, इसके बाद परिपत्र पढ़ना है। चलिए एक बार फिर से प्रश्न पे चलते हैं, कुछ छूटा तो नहीं, ये देख लेते हैं एक बार, इस सबको हटाते हैं। ओ माय गॉड, सॉरी, ये क्या हो गया, चलिए इनको मिटाओ, पहले कंफ्यूज करते हैं कुछ नहीं। ठीक है, अधिसूचना पढ़ लिया हम लोगों ने, अर्ध सरकारी पत्र होगा, परिपत्र भी पढ़ेंगे। कार्यालय आदेश देख लिया हम लोगों ने, ये कार्यालय आदेश खुद से कर लेना है। मुखिया की ओर से कोविड-19 ये हो चुका है, मैंने करा दिया है, ये भी करा दिया है, ये खुद से करना है। जो सर्कल लगाया है ये खुद से आपको करना है। ठीक है, अधिसूचना को बता दिया है और परिपत्र भी देखेंगे। अब इसके बाद परिपत्र देख लेते हैं, तो ये वाला कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद मैं दिख तो रहा हूँ ना, बहुत ज़्यादा इधर उधर तो नहीं चले जा रहा हूँ, दिख तो रहा हूँ। ये परिपत्र कर लेंगे तो ये हो गया। ठीक है, फिर इसके बाद 2023 के 2 क्वेश्चंस बचते हैं बस। इसका मतलब ये 2 आपको अभ्यास आपसे खुद को करना है। अब यहाँ पर देखें तो 2023 में गजब का खेला हो गया।
खेला क्या हुआ, देखिए परिपत्र जो होंगे वो एक से अधिक लोगों को भेजे जाते हैं। जैसे आपको मैं दिखाऊं एक बार ब्रीफ नॉलेज के लिए, परिपत्र, इसमें क्या होता है कि परिपत्र सरकारी शासकीय पत्र लेखन का वह औपचारिक प्रारूप है जिसमें निर्णय, निर्देशों, आदेशों, सूचनाओं एवं शासकीय नीतियों के विषय बनाकर एक साथ कई विभागों और कार्यालयों में भेजा जाता है, परिपत्र कहलाता है। जैसे सरकारी पत्र होता था, जैसे वहां पे सचिव जिलाधिकारी को भेजा था कोविड-19 मृत्यु के वाले संबंध में। यहाँ पर परिपत्र में क्या होता है कि प्रेषक भेजने वाला जो है सेवा में वो एक से अधिक विभागों को भेजता है। सिर्फ जिलाधिकारी को, वहां जिलाधिकारी को सिर्फ भेजा गया था, यहाँ एक से अधिक लोगों को भेजा जाता है परिपत्र में, यही अंतर होता है। ठीक है, चलो अभी उसको हम देखेंगे। अब यहाँ पर एक चीज समझने की जो है ना, 2023 में जो प्रश्न पूछा गया है, खेला ये हो गया है कि पूछने वाला लिख दिया कि जिला कलेक्टर की ओर से मंडल आयुक्त को एक पत्र लिखिए। ठीक है, एक पत्र लिखिए कह दिया। अब जिला कलेक्टर लिखेगा मंडल आयुक्त को एक पत्र। इस पत्र में राज्य सरकार द्वारा घोषित स्वच्छता सप्ताह के दौरान जिले में किए गए विविध कार्यों का विवरण हो। इस पत्र में राज्य सरकार द्वारा घोषित जो स्वच्छता सप्ताह के दौरान किए गए कार्य हैं, विविध कार्यों का विवरण हो। जिला कलेक्टर मंडल आयुक्त को ये पत्र लिख करके बताएगा। अब दिक्कत आ गई काफी सारे बच्चों में कि पत्र में हम लिखें क्या, ये अधिसूचना है कि सरकारी पत्र है कि अर्ध सरकारी पत्र है कि परिपत्र है कि कार्यालय आदेश है, कंफ्यूज। अब जबकि बहुत ईजी है। अब जिला कलेक्टर लिख किसको रहा, मंडल आयुक्त को, मतलब सिर्फ एक विभाग को भेजा जाएगा, एक से अधिक विभाग नहीं है, इसलिए परिपत्र तो नहीं है। अधिसूचना नहीं हो सकती क्योंकि अधिसूचना में ये क्या होता है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल की मोहर लगने के बाद अधिसूचना गजट में प्रकाशित होती है और ये सर्वोच्च से जनसाधारण की ओर ये अधिसूचना चलती है। तो एक तरह से यहाँ पर अधिसूचना या जैसे शब्दों का भी प्रयोग नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ है। तो यहाँ पर आप देखें तो जिला कलेक्टर की ओर से मंडल आयुक्त को लिखना है, ऐसा कहीं नहीं लिखा गया है कि राज्यपाल और राष्ट्रपति की कहने पे ये जिला कलेक्टर लिख रहे हैं या मंडल आयुक्त को लिख रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक तरह से देखें तो ये अधिसूचना भी नहीं है और कार्यालय परिपत्र भी नहीं है, कार्यालय आदेश नहीं है क्योंकि यहाँ पर आदेश नहीं दिया जा, कार्यालय आदेश भी नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर कहीं पर भी ये नहीं है कि आदेश दिया जाएगा मंडल आयुक्त को, एक ब्यौरा रखना है उनके सामने, तो ये कार्यालय आदेश भी नहीं है। अर्ध सरकारी पत्र इसलिए नहीं क्योंकि व्यक्तिगत स्तर पर नहीं लिखे जा रहे हैं, बस सरकारी पत्र है, तो ये सिर्फ सरकारी पत्र है। जो कंफ्यूज रहे होंगे उनको होने की जरूरत नहीं थी, ये सरकारी पत्र था। ठीक है, अब इसके बाद आ जाते हैं दूसरा क्वेश्चन देखें तो दोनों में वही है। अब यहाँ पर देखिए जिला शिक्षा अधिकारी की ओर से एक आदेश जारी कीजिए। अभी यहाँ आदेश जारी किया जा रहा है और पत्र लेखन में मैंने 5 से 6 टॉपिक आपको गिनाए हैं कि सरकारी, अर्ध सरकारी, अधिसूचना हो गई, परिपत्र हो गया, कार्यालय आदेश हो गया, ताल लेखन हो गया। तो यहाँ पर जिला शिक्षा अधिकारी की ओर से एक आदेश जारी करना है, तो या तो ना सरकारी है, ना सरकारी पत्र है, ना अधिसूचना है और ना ये तार लेखन है और ना ये परिपत्र है, बस्ता कार्यालय आदेश है। तो यहाँ पर सिर्फ कार्यालय नहीं लिखा गया है, ये कार्यालय आदेश है। ओके, तो जो अभी इसके पहले हम कार्यालय आदेश को समझ लिए थे, कार्यालय आदेश होता क्या है उसका एक प्रारूप देख लिए थे, एक क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। किस पे, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व नहीं, कौन सा था, ये था कार्यालय आदेश का, ये क्वेश्चन अभी हम लोगों ने सॉल्व किया। तो अभी ये भी एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जो कार्यालय आदेश पे है। क्वेश्चन क्या है, जिला शिक्षा अधिकारी की ओर से एक आदेश जारी कीजिए जिनमें श्री राम सिंह व्याख्याता गणित उच्च माध्यमिक विद्यालय का नगर को उच्च माध्यमिक विद्यालय खा नगर में तत्काल प्रभाव से 2 माह की प्रतिनियुक्ति हेतु आदेशित किया जाता है। प्रतिनियुक्ति में क्या होता है, जब किसी व्यक्ति को किसी दूसरे व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करने या उनके लिए काम करने हेतु नियुक्त करना, कि उसके लिए भेजा जाता है। ठीक है, किसी दूसरे के व्यक्ति की जगह पर या उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए भेजा जाता है, उसे प्रतिनियुक्ति कहते हैं। ये मतलब एक तरह से कुछ महीनों के लिए ही होती है, ऐसा नहीं है कि अस्थायी हो जाती है कि अस्थायी तौर पर उनको वहां भेज दिया गया। ठीक है, तो 2023 का ये प्रश्न सॉल्व करते हैं। चलिए कहाँ गया, 2023 कार्यालय आदेश, पत्रांक संख्या वही जो ऊपर मैंने बताया, कार्यालय का पता हो गया, लखनऊ कॉमा लगाना है, दिनांक जो मैंने अभी तक समझाते हुए मैं आया हूँ, कुछ स्पेस थोड़ा सा छोड़ करके कार्यालय भी आदेश पे थोड़ा सा छोड़ देना है, फिर इतर द्वारा ध्यान रखना है, शुरू के कुछ स्थानों को जरूर छोड़ देना है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। पत्र लेखन के दौरान थोड़ा आप भी एक सोच नज़र डाल करके देख लीजिएगा कि ये चीज़ें
मिस्टेक ना हो, थोड़ा इसी जगह यहाँ छोड़ देना है। एतद द्वारा सूचित किया जाता है, ऐसा आप लिखेंगे, एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि श्री राम सिंह व्याख्याता गणित उच्च माध्यमिक विद्यालय का नगर को दिनांक 1 जनवरी 2025 से उच्च माध्यमिक विद्यालय खा नगर में तत्काल प्रभाव से 2 माह की प्रतिनियुक्ति की जा रही है, उनको वहां प्रतिनियुक्ति दी जा रही है, जहां श्री राम सिंह अपने ज्ञान को साझा करने के साथ साथ, अब अपने आप से लिख लीजिए यहाँ से, जैसे मैंने ऐड कर दिया है कि प्रतिनियुक्ति उनकी की जा रही है, तो आप खुद से सोचिए ना कि जब उनकी प्रतिनियुक्ति हो रही है तो वहां पर वो जा करके उद्देश्य तो कुछ होगा। अब आपको एग्जैक्ट तो पता नहीं है कि कार्यालय आदेश आया है तो श्री राम सिंह को वहाँ क्यों भेजा जा रहा है, पनिशमेंट के रूप में 2 महीने के लिए वहाँ उनको परेशान कर दिया गया, या ऐसे ही, या वाकई में उनको वहाँ भेजा गया है कि जाकर के अपने अनुभव को वहाँ पर लोगों में साझा करेंगे और प्रतिनिधित्व की किसी की जहाँ उनकी ज़रूरत थी तो इसलिए भेज दिया गया, और या फिर वहाँ से वो कुछ अच्छा सीख करके आएंगे और का नगर के लिए अच्छा होगा, का विद्यालय जो का नगर का विद्यालय उसके लिए अच्छा होगा। तो यहाँ पर आपको खुद से सोचना होगा कि आगे की विषय वस्तु कैसे बनाए। जैसे मैंने लिखा है कि जहाँ श्री राम सिंह अपने ज्ञान को साझा करने के साथ साथ कुछ नए अनुभव भी सीखेंगे, मतलब कुछ नए अनुभव भी सीखेंगे जो उच्च माध्यमिक विद्यालय का नगर के हित में होगा, मतलब का नगर के हित में होगा, साथ ही साथ खा नगर में जहाँ जाएंगे वहाँ पर जो कार्य होगा वो करेंगे ही। दूसरा पॉइंट बना करके लिखा गया है, वही ध्यान रखना है। यहाँ फर्स्ट पॉइंट ये लिख करके नहीं शुरू किया गया है, अंडरस्टूड है, 2 पॉइंट आप दूसरा आपको ऐसे डालना है। फिर लिखना है श्री राम सिंह का जो पद व वेतन है पूर्ववत रहेगा, हस्ताक्षर आबासा जिला शिक्षा अधिकारी। ठीक है, क्योंकि प्रश्न क्या था, जिला शिक्षा अधिकारी के ही द्वारा तो था, 1 मिनट रुकिए, 2023 का प्रश्न था, जिला शिक्षा अधिकारी की ओर से एक आदेश जारी कीजिए मंत्र। ठीक है, जिला शिक्षा अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी आबासा, पत्रांक संख्या वही भाई जो यहाँ पर है। फिर इसके बाद प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थम आवश्यक कार्य हेतु प्रेषित, श्री राम सिंह व्याख्याता गणित के पास है प्रतिलिपि, प्राचार्य उच्च माध्यमिक विद्यालय कानगर के पास है, और प्राचार्य उच्च माध्यमिक विद्यालय खानागर को, इन सब के लिए प्रतिलिपि को भेजा जाएगा। सूचनार्थम आवश्यक कार्यवाही हेतु हस्ताक्षर हो जाएगा, जिला शिक्षा अधिकारी से पद नाम रहेगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं परिपत्र। फिर परिपत्र के बाद तार लेखन, इसके बाद खत्म। फिर इसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर खूब लगाइए, जो कंटेंट मैंने दिए हैं उसको खूब ध्यानपूर्वक पढ़िए, जो प्रारूप जो मैंने फॉर्मेट दिए हैं उसको भी ध्यानपूर्वक पढ़िए, देख लीजिए जो भी चीज़ें उसमें मैं जिस तरह से फॉर्मेट को बनाया हूँ उसी आधार पर आप प्रैक्टिस करिए और खूब अच्छा नंबर पाइए और अधिकारी बनिए। तो परिपत्र जो है, अभी इसके पहले मैंने समझाया था कि परिपत्र जो होता है ये सरकारी या शासकीय पत्र लेखन का एक औपचारिक प्रारूप है। 1 मिनट इसको इरेज कर देता। ठीक है, शासकीय पत्र लेखन का एक औपचारिक प्रारूप है जिसमें निर्णयों, निर्देशों, आदेशों, सूचनाओं एवं शासकीय नीतियों को विषय बनाकर एक साथ कई विभागों या कार्यालयों में भेजा जाता है, उसे परिपत्र कहते हैं। विशेषताएं, इसकी रचना शैली सरकारी पत्र जैसे ही होती हैं और यह अन्य पुरुष में लिखा जाता है। अन्य पुरुष में मैंने क्या बात की थी, अन्य पुरुष में कि जो वक्ता और श्रोता से हट करके जब किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात की जाती है, जैसे अन्य पुरुष में क्या बताया था, जब वक्ता और श्रोता किसी तीसरे व्यक्ति, वस्तु या घटना के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो जो आपका परिपत्र है, जो परिपत्र है वो अन्य पुरुष में लिखा जाता है, ध्यान रखिएगा। वाक्य रचना और भाषा शैली स्पष्ट एवं सरल होनी चाहिए, विषय वस्तु का संयोजन सुव्यवस्थित होता है। ठीक है, परिपत्र का प्रारूप, अब प्रारूप कैसा होना चाहिए, अभी तक परिपत्र का प्रारूप नहीं पूछा है 2018 से 2023 तक, जैसे अधिसूचना पे नहीं पूछा वैसे परिपत्र पे भी नहीं पूछा है। और तो परिपत्र का प्रारूप देखिए ऐसे ही होता है, प्रेषक कॉमा लगाना है, जो भेज रहा है कॉमा लगाना है, पूर्ण विराम, और इसी प्रेषक के ही सीधे पे पत्रांक संख्या आप लिख सकते हैं। सेवा में एक से अधिक विभाग को जब भेजा जाता है तो 1 2 3 वही मैंने लिखा है और पूर्ण विराम लगाया है। ठीक है, सरकारी पत्र में आपने देखा होगा सेवा में, और जब प्रारूप था तो सेवा में वहाँ पर एक को कुछ शायद मैंने नहीं लिखा और लिखने की जरूरत भी नहीं है। तो
लिखने के बाद फिर इसके बाद पूर्ण विराम, एक पूर्ण विराम दिखता था क्योंकि वहाँ एक विभाग को जा रहा है, यहाँ एक से अधिक विभाग को जा रहा है और भी हो सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद स्थान हो गया, दिनांक हो गया, फिर पूर्ण विराम, फिर इसके बाद विषय, जिस विषय पर सरकारी परिपत्र लिखा जा रहा है, महोदय, फिर कॉमा, फिर इसके बाद जस्ट उसके नीचे से लिखना शुरू कर देना है जो विषय होगा, जिस विषय पर परिपत्र तैयार होगा, पूर्ण विराम। फिर इसके बाद दूसरा पॉइंट बनाएंगे वैसे ही इसी के सीधे पे लिखते जाएंगे, पूर्ण विराम, खत्म। फिर इसके बाद भवदी, आपका, हस्ताक्षर, नाम, पदनाम, पत्रांक, पृष्ठांकन और पत्रांक संख्या वही जो यहाँ पर है, प्रतिलिपि, सूचना आवश्यक कार्य हेतु प्रेषित, जहाँ जहाँ और जरूरी हो वहाँ का विभाग का पता। फिर यहाँ पर हस्ताक्षर, पदनाम, ठीक है, मतलब कोई ऐसे हस्ताक्षर करना नहीं है आपको और पदनाम होता है। चलिए अब 2019 में परिपत्र का नमूना देखते हैं, 2019 में जो प्रश्न बने हैं, इसके बाद खत्म। एक मिनट, 2019 में ये जो परिपत्र पूछा गया है इसको हम समझते हैं कि परिपत्र क्या है। स्वास्थ्य विभाग उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव की ओर से पूर्वी जिले के बच्चों, अब पूर्वी जिले, अब बताइए पूर्वी जिले में एक जिला तो आएगा नहीं, कई सारे जिलों की बात है यहाँ पे, तो एक साथ कई सारे विभागों में जाएगा, जिलों के कई विभागों में जाएगा, ठीक है। अब बच्चों को मस्तिष्क ज्वर से बचाने हेतु उचित व्यवस्था हेतु परिपत्र तैयार कीजिए, स्वास्थ्य विभाग उत्तर प्रदेश प्रमुख सचिव की ओर से, ठीक है। अब देखिए परिपत्र हो गया, ये कंप्लीट हो गया। फिर इसके बाद आप देखिए परिपत्र और कहाँ है, यहाँ पर है। परिपत्र किसे कहते हैं, जिलाधिकारी को से जिले के सभी ग्राम प्रधानों के लिए सफाई व्यवस्था पर ध्यान रखने के लिए परिपत्र का प्रारूप तैयार कीजिए। इसको भी आपको अपने आप से करना है, मतलब 1 2 3 और एक प्रश्न, ये 4 प्रश्न, मतलब इतने 18 19 20 21 22 23 6 सालों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर में सिर्फ आपको 4 प्रश्न खुद से करने हैं मेरे समझाने के बाद। इन चारों पत्र लेखन पे जो ये प्रश्न हैं इनको आप लिख लीजिए टेलीग्राम पे, वहाँ पर अपलोड कर दीजिए। यदि आपको चेक करवाना हो कि एक बार आप देख लीजिए सही है कि नहीं, तो वहाँ पर अपलोड कर दीजिए, मैं चेक कर दूंगा, ठीक है। लेकिन हाँ कि ठीक है, मतलब मेरा कहने का ये था कि बहुत ज़्यादा ऐसा जब टाइम आ जाएगा कि मान लीजिए बहुत लोग वीडियो देखने लगे, ये बाद में अपलोड हो रहा है, अभी मैं बात कर रहा हूँ और अपलोड 1 साल के बाद होगा तो वो पॉसिबल नहीं है। अभी जो देख करके अपलोड कर देगा 1 महीने के अंतर्गत जो भी अपलोड होंगे वो मैं चेक कर दूंगा, ठीक है। फिर इसके बाद आप देखें तो ये ठीक है, जिला कलेक्टर, ये वाला अपने आप से करना है। जिला कलेक्टर की ओर से मंडलायुक्त को पत्र लिखा जाएगा। इस पत्र में राज्य सरकार द्वारा घोषित स्वच्छता सप्ताह के दौरान जिले में किए गए विविध कार्यों का विवरण होगा, जो कार्य किए गए होंगे उनका विवरण होगा, ठीक है। अब परिपत्र वाला ये वाला देख लेते हैं, ठीक है, 2019 परिपत्र। प्रेषक प्रमुख सचिव स्वास्थ्य विभाग उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ, भेजने वाले का वो पता हो गया, इसके सीधे पे पत्रांक संख्या हो गई। सेवा में अब किसको भेजा जा रहा है, पूर्वी जिले के समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी, पूर्वी जिले में हर एक जिले में अपना एक मुख्य चिकित्सा अधिकारी होगा, उसको भेजा जाएगा। साथ ही साथ पूर्वी जिले के समस्त जिलाधिकारी, जिलाधिकारी को हो सकता है 1 पे रख सकते हैं, 2 पे ऐसे करके थोड़ा ये स्वास्थ्य से संबंधित पूरा पत्र तैयार हो रहा था, तो मैंने पहले मुख्य चिकित्सा अधिकारी को रख दिया। आप चाहें तो पूर्वी जिले के समस्त जिलाधिकारी को पहले लिख सकते हैं, फिर दूसरे पे मुख्य चिकित्सा अधिकारी। सरकारी पत्र में किसी एक को लिखा जाता है, पत्र किसी एक विभाग को जाता है, लेकिन यहाँ पर एक से अधिक जब विभागों को जाने लगे तो वो क्या कहलाएगा, परिपत्र, ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद ये पूरा छोड़ देना है, खाली रखना है, लखनऊ हो गया। फिर इसी तरह से एकदम सेम टू सेम लिखना है, पॉइंट ऐसे 2 बना के रखना है, दिनांक तारीख 2 डिजिट में, फिर नवंबर शब्दों में, फिर कॉमा लगाना है, 4 वर्ष को 4 डिजिट में। फिर इसके बाद विषय, किस विषय पे लिखा जा रहा है, पूर्वी जिले के बच्चों को मस्तिष्क ज्वर से बचाने के संदर्भ में, महोदय, कॉमा लगाइए। मुझे कहने का निर्देश हुआ कि प्रदेश, ओ सॉरी 1 मिनट रुकिए यार, मैं इस चीज से बच रहा था कि ठीक है। मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि प्रदेश के पूर्वी जिले में मस्तिष्क ज्वर से ग्रसित बच्चों की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है। ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार ने निश्चय किया है कि मस्तिष्क ज्वर को रोकने के लिए सभी जिला एवं चिकित्सा अधिकारी जमीनी स्तर पर, आप खुद से विषय तैयार करिए,
कि यदि ये बीमारी मस्तिष्क ज्वर की प्रॉब्लम बच्चों में देखी जा रही है तो इसके निराकरण के लिए क्या किया जाए। जो जिला चिकित्सा अधिकारी जिला अधिकारी खुद जमीनी स्तर पर उतर के काम करना शुरू करें इसके निराकरण के लिए। सिर्फ आदेश देने से काम नहीं होगा, वो जा कर बीच बीच में देखते भी रहेंगे भाई हो रहा है कि नहीं। अब ये सब चीज़ें यहाँ लिखना जरूरी नहीं है कि आप ये लिखें जमीनी स्तर पर जाकर के उतरें, ये चीज़ें करें, वो चीज़ें करें, वो अंडरस्टूड है। तो यहाँ पर आप देखें तो चिकित्सा अधिकारी जमीनी स्तर पर जिला चिकित्सा केंद्रों की जांच कर आवश्यक दवाइयों, मशीनी उपकरणों एवं स्वास्थ्य कर्मियों की उपस्थिति सुनिश्चित करें। जहां पर दवाइयों, मशीनी उपकरणों, स्वास्थ्य कर्मियों की कमी हो, ये चीजें सुनिश्चित करें। ठीक है, क्योंकि बेसिक सी बात है। मान लीजिए मस्तिष्क ज्वर क्यों होता है, क्या प्रॉब्लम किस वजह से होती है, आपकी जानकारी नहीं है, तो आप कम से कम ये तो लिख सकते हैं ना कि भाई ये बीमारी है तो किसी भी बीमारी के लिए आवश्यक दवाइयों की पूर्ति जरूरी है, मशीनी उपकरण का होना जरूरी है, स्वास्थ्य कर्मियों का होना जरूरी है। तो इस वजह से ये पॉइंट तो अपने आप ही हर जगह लिखिए। मान लीजिए किसी बीमारी के बारे में नहीं भी बिल्कुल जानकारी, तो आप लिख सकते हैं कि आवश्यक दवाइयों, मशीनी उपकरणों, स्वास्थ्य कर्मियों की उपस्थिति सुनिश्चित करें। दूसरा पॉइंट, एवं साथ ही मस्तिष्क ज्वर को रोकने हेतु ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जन जागरूकता प्रसार का कार्य करें कि भाई कोई भी बीमारी होगी उसके लिए भी तो कुछ जन जागरूकता होगी। कोई भी बीमारी हो, आप खुद से सोचिए, कोई भी बीमारी हो कुछ ना कुछ उसके लिए होता ही है कि जन जागरूकता उसके बारे में कि भाई ये प्रॉब्लम है तो ये चीज़ें खाओ, उस टाइम पे ये चीज़ें मत खाओ, यहाँ पर मत जाओ, इस धूप में मत निकलो, ऐसे रहो वैसे रहो, कब नहाओ कब ना नहाओ, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ऐसे में भी शहरी क्षेत्रों में जन जागरूकता का प्रसार का कार्य करें एवं इस संबंध में की जाने वाली समस्त कार्रवाई का ब्यौरा मंत्रालय को भेजते रहें। राइट, ये कुछ इस तरह से आप विषय तैयार करिए, मेहनत करिए लगातार, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर जो और भी हैं उनको सॉल्व करिए और टेस्ट सीरीज कहीं ज्वाइन कर लीजिए, अभ्यास करिए। वही भौदी हो गया, हस्ताक्षर हो गया, का खा गा प्रमुख सचिव स्वास्थ्य मंत्रालय विभाग। फिर पत्रांक या पृष्ठांकन संख्या जरूर लिखनी है जो यहाँ पर है। फिर इसके बाद प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्य हेतु प्रेषित कहाँ कहाँ। प्रदेश के पूर्वी जिले के समस्त जिलाधिकारी, उनको तो चला ही गया है। प्रदेश के पूर्वी जिलों के समस्त चिकित्सा अधिकारी, ये भी हो गया है। तो कहीं और किसी को सोच लीजिए क्योंकि इनको तो सीधा लिख ही दिया गया है, तो यहाँ पर इनका मेंशन करना जरूरी नहीं। और कुछ विभाग लगता हो कि जरूरी है कि उनका भी होना चाहिए यहाँ पर पता, तो वो आप लिख सकते हैं। ठीक है, फिर हस्ताक्षर हो गया प्रमुख सचिव स्वास्थ्य विभाग उत्तर प्रदेश शासन। कंप्लीट परिपत्र कंप्लीट। तार लेखन से अभी तक प्रश्न नहीं बने हैं, तार लेखन फिर भी हम समझ लेते हैं। तार लेखन क्या होता है जान लेते हैं। मान लीजिए इंटरव्यू में ही पूछ लिया गया भाई तार लेखन के बारे में आप क्या जानते हैं, तो नहीं पता रहेगा तो दिक्कत हो जा रही है। तो तार लेखन के बारे में भी आप जानकारी रखिए और सिलेबस में भी है, इसलिए इसको के बारे में भी थोड़ी जानकारी आपको जरूरी है। जैसे अल्प शब्दों यानी कम से कम शब्दों में संदेश भेजने की पद्धति को तार कहते हैं। ठीक है, अल्प शब्दों यानी कम से कम शब्दों में संदेश भेजने की पद्धति को तार कहते हैं। पूर्व में तार भेजने की भाषा अंग्रेजी थी, किंतु बाद में हिंदी में भी इसका प्रचलन हो गया, क्योंकि अंग्रेजी तार की तुलना में देवनागरी तार पर कम खर्चा आता था। किसी कार्य को अतिशीघ्रता की स्थिति में इसका प्रयोग होता है। इसके दो प्रकार होते हैं, पहला साधारण, दूसरा द्रुत। इसकी प्रतिलिपि डाक द्वारा पुष्टि हेतु अवश्य प्रेषित की जाती है। नोट 11 फरवरी 1885 से प्रदान तार की सुविधा को 14 जुलाई 2017 को भारत सरकार द्वारा समाप्त कर दिया गया। ये जानकारी रखिएगा। फिर एक प्रश्न का अभ्यास कर लेते हैं। उत्तरकाशी जनपद में आए आकस्मिक भूकंप की सूचना भेजते हुए प्रदेश शासन को राहत आयुक्त से तत्काल सहायता भेजने के लिए जिला अधिकारी की ओर से भेजे जाने वाले तार का आलेख प्रस्तुत करें। अब राज्य आयुक्त राहत मतलब जो राहत आयुक्त से तत्काल सहायता चाहिए, तो यहाँ पर राज्य आयुक्त राहत उत्तराखंड शासन गढ़वाल मंडल। फिर इसके बाद तार ऐसे ही आपको बीच में लिखना होता है। फिर इसके बाद द्रुतगामी जो भी हो, जो प्रकार हो, साधारण, द्रुतगामी। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पर आप लिखेंगे उत्तरकाशी में कौन लिखेगा, जिलाधिकारी उत्तरकाशी के। उत्तरकाशी में आकस्मिक भीषण भूकंप व्यापक जनधन की हानि, मलबे में फंसे लोगों को तत्काल बाहर निकालने एवं सहायता पहुंचाने के लिए विशेष कोष से राहत तत्काल मुहैया कराई जाए। बस इतना, इसको एक बॉक्स में इतना पैक करिए। ठीक है, ये तार के लिए नहीं है, जो नीचे का है ये तार के लिए नहीं होता। तो ये चीजें एक ऐसे
बॉक्स में लिखी हुई होती हैं। ये तार के लिए नहीं है। फिर आगे की ये चीज़ें हैं, उत्तरकाशी, दिनांक जो बताया ऊपर लिखने का तरीका, हस्ताक्षर, आबासा, जिलाधिकारी, साइन हो गया, जिलाधिकारी का नाम हो गया और पद नाम हो गया उत्तरकाशी। फिर आगे ऐसे ही आपको अभी और आगे लिखना होता है, कार्यालय अधिकारी उत्तरकाशी, संख्या कुछ हो गई, फिर दिनांक किस तरह से लिखना होता है जो ऊपर से अभी समझाते हुए आ रहा हूँ। प्रतिलिपि डाक द्वारा उक्त तार की पुष्टि हेतु, ये प्रतिलिपि भेजी जाती है, डाक द्वारा भेजी जाती है, उक्त तार जो ऊपर का तार है उसकी पुष्टि के लिए प्रेषित की जाती है कि भाई ये तार आपको पहुंचा कि नहीं। बाद में राहत आयुक्त उत्तराखंड गढ़वाल को और सचिव उत्तराखंड को, हस्ताक्षर फिर हो गया, साइन हो गया, नाम हो गया, जिलाधिकारी उत्तरकाशी। ठीक है, ये तार लेखन रहा। तो तार लेखन कंप्लीट हो गया। इस तरह से जो पूरा पत्र लेखन का 20 नंबर जो पूछे जाते हैं वो आपने कंप्लीट कर लिए हैं शानदार तरीके से। कंटेंट पर्याप्त पीडीएफ में है, आप पीडीएफ को डाउनलोड करिए, पढ़िए और कमेंट करके बताइए कि ऐसा लगा वीडियो। ठीक है, लाइक ज़रूर करिए, शेयर करिए दोस्तों के बीच में, हमारा भी मोटिवेशन बढ़ाते रहिए आप लोग। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। गद्यांश वाले जो प्रश्न होते हैं उनको कैसे सॉल्व करना चाहिए उस पर अच्छे से बात करेंगे, ताकि 30-30-60 नंबर हो, 20 से 80 नंबर आपके तो तैयार हो जाएंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।